ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से मेल या फिर फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है? Men's are getting into extramarital affair because उनकी physical need, और women's they are getting into extramarital because of their emotional need. आपने कितने ऐसे रिश्ते देखे होंगे जिसमें वाइफ पूरी जिंदगी निकाल देती है हस्बैंड को चेंज करने में, हस्बैंड चेंज ही नहीं हो पाता। I'm just a toy boy ना, तेरी दया भेज रहा हूँ। What can I do except watch? ममता मैम, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आप एक रिलेशनशिप कोच है। मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने बढ़ क्यों रहे हैं? हर इंसान अपने आप में बहुत खाली है क्योंकि उनकी इमोशनल नीड सेटिस्फाई नहीं होती। इसकी वजह से भी बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं। शादी के कुछ साल के बाद में कपल्स में इंटीमेसी के लेवल्स कम हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? कि रोमांस का मतलब होता है सिर्फ सेक्स, ऐसा नहीं होता है। प्यार में सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, मेन या विमेन? मेंस, ये पूछने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पार्टनर आता है और सॉरी कहता है। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है कि नार्सिसिस्ट ऐसा करते हैं। आजकल लड़कियां कंडीशन डालती है कि मुझे फैमिलीज के साथ नहीं रहना है। करियर इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप? लड़कों को खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसका मैं agree हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करनी नहीं थी। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बनना मेरा ड्रीम था, बट मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शूट में और पॉडकास्ट में आ गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। ये गलत फहमी है। सॉरी बोलने वाला हमेशा कम ठहराया जाता है। बिल्कुल नहीं, सॉरी बोलना बहुत हिम्मत का काम है एक्चुअली। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, फिर भी वो लोग सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्हें रिश्ता बचाना होता है। तो बहुत बहादुरी का काम है एक्चुअली सॉरी बोलना, माफी मांगना, लेकिन लोग नहीं समझ सकते इस चीज को। जो माफी मांगते हैं उनको हमेशा वीक ही समझा जाता है। एक्चुअली बाप के साथ अगर बेटों की बॉन्डिंग है ना, तो उसको शायद किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही शुरू होते हैं। अरेंज मैरिज कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स चेक करने चाहिए कि जो कंपैटिबिलिटी आगे जाके फ्यूचर में रिलेशनशिप स्ट्रांग होते रहे? देखिए, पहले तो ममता मैम, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आप एक रिलेशनशिप कोच है, एक वेडिंग सिंगर है, उसी के साथ में एक एक्ट्रेस भी है। तो आज का एपिसोड आपके साथ में बेसिकली होने वाला है रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर। तो मैं अनु को डाइवर्ट कर देता हूँ और पहला सवाल वो आपको पूछेगी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट सचमुच होता है या सिर्फ बॉलीवुड का ही धोखा है? नहीं, धोखा नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट होता है एक्चुअली। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पहली बार किसी से नज़रें मिलती है और वो प्यार बहुत लंबे टाइम तक रहता है। वो लड़की अगर उसकी लाइफ में आए नहीं आए उससे मैटर नहीं करता, बट प्यार तो रहता है। और अगर मैं नज़रों की बात करूँ तो मैं थोड़ा जेंडर डिफरेंशिएट करना चाहूँगी। जैसे मेंस है तो मेंस विजुअली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे ही अट्रैक्ट मेजॉरिटी मेंस। विमेंस की अगर मैं बात करूँ तो विमेंस ऑडिबल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है, फील ज़्यादा अच्छी कराती है। तो आप देखिए मेजॉरिटी लड़कियां उन लड़कों से ज़्यादा क्लोज होगी जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं, अच्छी बातें करते हैं उनसे। और लड़कों को खूबसूरत चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया से दूंगी कि आप देखिए, जैसे बहुत सारी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके फॉलोअर्स कौन है? मेंस बहुत ज़्यादा होंगे। और जो लड़कियां हैं वो किसको ज़्यादा फॉलो करेगी? जो शायर होंगे, कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत डेप्थ के साथ वो लोग बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जहाँ उन्हें कनेक्शन फील होता है ना, वहाँ पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वैसे है। पिछले 6-7 सालों से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं दे रही। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बनना मेरा ड्रीम था, बट मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शूट में और पॉडकास्ट में आ गया। बट अभी मुझे पता चला मैम, ये कहीं ना कहीं में 100% ना इसने देखा होगा कि लड़कियां किससे फॉलो करती है। वैसे पता ना, हमारी प्रोफाइल में जब भी किसी ने अगर फॉलो किया है ना हमें, तो हर एक फॉलो, वैसे ब्लू टिक वाले होते हैं, तो ब्लू टिक वालों को जब हम देखते हैं 100% देखती है कौन है, क्या है, चैट में है कि नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। ये गलत फहमी है। नहीं, क्योंकि विमेंस को बहुत ज्यादा डिटेल की आदत होती है। कौन फॉलो कर रहा है, किसने कमेंट की, पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे हमें उसको रिप्लाई भी करना है। इसके लिए। और आपने कहा ना कि लड़कों को क्या होता है, अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें करके लड़कियां उसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाती है, और लड़कों को तो ब्यूटी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन जब इसके साथ में हुआ था तो वही था मैम
मैं फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि आई वाज इन बीकॉम में था मैं, और ये कॉलेज के कट्टे पे ऐसे खड़ी है, ऐसे पैर ऊपर करके, एंड तब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा था, सेकंड डे पे मैंने उसको प्रपोज कर दिया था। अच्छा, मतलब तो आपका भी लव एट फर्स्ट लव साइट एट ही फर्स्ट साइट था। था मैम। हाँ, ये इसके लिए मैं एग्री करूंगा। फिर तो आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ लव एट फर्स्ट साइट लव एट फर्स्ट साइट मेरे लिए था ना, उसके लिए नहीं था। नहीं, उसके मेरे लिए भी था ना। अच्छा, तो लव एट फर्स्ट साइट वाला एक्चुअल में रियल होता है, ऐसा मैम का कहना है, मेरे लिए भी कहना है। और लव एट फर्स्ट साइट आगे जाके कंटिन्यूएशन में भी रहता है। हाँ, देखिए प्यार, लव एट फर्स्ट साइट मतलब लव नहीं बोल सकते, बट आपको कोई इंसान अच्छा लग सकता है, फिर जैसे जैसे आप उसे जानते हैं, Time पहचानते spend करते हैं, तो फिर आपको पता वो चल कन्वर्ट हो जाता जाता है है। प्यार हाँ। में। यस, एग्जैक्टली। एंड ये लव एट फर्स्ट साइट से लेके प्यार में कन्वर्ट होने के लिए यूजुअली कितना ड्यूरेशन लगता है मैम? अगर 1.5 ईयर आपका हो गया है साथ में, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत लकी है। अभी आज के जनरेशन में मैं बताती हूँ, पहले के ज़माने में तो चल जाते थे रिश्ते, 5-5 6-6 साल अफेयर्स होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी 6 महीने में ही लोगों को पता चल जाता है कि रिश्ते टिकेंगे नहीं टिकेंगे। लेकिन अगर 1.5 ईयर हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आप सेफ रिलेशनशिप में हैं। तो आई कांटेक्ट का मतलब प्यार की शुरुआत है या एक धोखा है, क्या लगता है आपको? सबका अलग अलग होता है एक्चुअली, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट तो सब जगह पे ज़रूरी है, बिजनेस में भी ज़रूरी है, नॉर्मल हम लोगों के साथ बात करते हैं वो भी ज़रूरी है, बट हाँ कभी कभी वो धोखा भी साबित हो सकता है हमें, वी नेवर नो, क्योंकि कभी कभी लोग देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके इंटेंशंस कैसे है, क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चले कि हम लोगों को फेस रीडिंग कर सके, या काफ़ी लोगों को, जैसे मैं लोगों को पहचान लेती हूँ, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको तो धोखा ही मिलेगा डेफिनेटली। कई बार होता है ना, एक बोलते हैं कि नॉर्मल प्यार में ही नहीं, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो या रिलेटिव्स में हो, कोई आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता है, तो इसका मतलब सामने वाला झूठ बोल रहा है या हमसे धोखा कर रहा है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग हैं जो शाय भी होते हैं, और मैं आपको बताऊं, जहाँ जो लोग प्यार में होते हैं ना, वो कभी आई कांटेक्ट नहीं देते, वो नजरें नहीं मिला सकते, वो बहुत शर्माते हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत शर्माती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करती है, वो करती है। लड़कों का भी मैंने देखा है कि वो छुप छुप के देखते हैं, एकदम आई कांटेक्ट से नहीं बात कर सकते हैं, तो वो होता है। यस, वो तो शुरुआती दिनों में होता है, हाँ। बट कभी ना कभी आपको एक, फिर शादी के बाद तो आंखें दिखाते हैं, वाइफ ज्यादा वाइफ सबसे ज्यादा दिखाती है आंखें। नहीं, मेरे नसीब में आज तक वो दिन आए नहीं है, गुड, तो लकी। आई एम हैप्पी विद दैट। लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ बॉयज फील करते हैं या फिर गर्ल्स फील करती है, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पर ये सब दिखाते हैं? नहीं, दोनों फील करते हैं। हाँ। इंस्टाग्राम पर तो अभी बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों, अगर प्यार है और लाइकिंग है तो दोनों साइड से होता है। 50-50% है। 50-50%, यस। पर अभी एक लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हमारी लगभग 4-5 मिनट से हम वही डिस्कस कर रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट से मेरे लिए वो लव एट फर्स्ट साइट है, मैं लड़का हूँ, मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट है, लेकिन उसके लिए नहीं है। तो वो लव एट फर्स्ट साइट को आगे मैं कैसे एक्सप्लोर करके उस एक रिलेशनशिप तक लेके जा सकता हूँ? देखिए, ये तो बहुत नसीब की बात मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान पसंद आ गया तो उसे आप पसंद आए नहीं आए। जैसे मैंने कहा कि लड़कियां बिहेवियर देखती है, आप बातें अच्छी करते हैं या नहीं वो देखती है, और अगर आपको उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना है तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट में आप लोग एक दूसरे से क्लोज आ पाए, लेकिन रिश्ता कितना चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो हो सकता है। और मैम, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मतलब मैं नहीं करता हूँ, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, बट मुझे उस रिलेशनशिप में जाना है, तो क्या ऐसी चीज़ें मैंने अपने आप में चेंज करना चाहिए कि जिससे वो मुझे अच्छी लगने लगे, वो सॉरी उसको तू अच्छा लगने लगे उसको मैं अच्छा लगने लगूं और वो आगे कंटिन्यू हो पाए रिलेशनशिप? देखिए, प्यार ज़बरदस्ती तो होता नहीं है, जैसे हमें भी पता है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है और आप अगर उससे प्यार नहीं, आप किसी और से प्यार करते, तो वो बेचारी कितना भी ट्राई करेगी, वो आपसे प्यार कभी नहीं कर पाएगी। वैसे ही आपके भी केस में होगा कि आप अगर उससे प्यार करते हो, वो लड़की अगर आपसे नहीं प्यार करती है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, वो लड़की कभी भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपका बिहेवियर उसके थोड़े टाइम के लिए उसकी जो थिंकिंग है उसे चेंज कर सके, बट प्यार हो सकता है या नहीं ये हम गारंटी नहीं दे सकते। सो लेट मी रीफ्रेज माय सेंटेंस, माय क्वेश्चन अगेन। वो लड़की रिलेशनशिप में नहीं है, ओके, हाँ, तो वो लड़की रिलेशनशिप में नहीं है, मैं भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद है। अब मैं ऐसे क्या चीजें करूँ कि जिससे वो लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मुझसे प्यार करने लग जाए? तो पहले तो आपको उसके इंटरेस्ट जानने हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि देख, प्यार में अगर कोई चीज़ हमें
आफ्टर सर्टन पीरियड बांध कर अगर रखती है ना, तो वो है एक दूसरे का इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको ये जानना है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उससे अगर आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, स्पेशली जैसे कुछ लड़कियों को ना स्पेशल फील कराना, लड़कियों को यूजुअली अच्छा लगता है वैसे, तो वो सब आप कर सकते हैं। हाँ। और अगर आप जेन्युइनली किसी को प्यार करते हैं ना, तो वो लड़की को कभी ना कभी तो रियलाइज़ हो ही जाएगी, और लड़कियां बहुत जल्दी सेंस कर सकती है ये सब चीज़ें। यस। लेकिन प्यार तो किया जाता है, इसे करवाया थोड़ी जाता है। नहीं देख, हर एक का ना रिलेशनशिप का स्टेटस अलग अलग होता है, हर एक की रिलेशनशिप में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। अभी होता है कभी कभी हमारे लिए बहुत आसान था चीजें, हम कॉलेज में थे, लेकिन आज के जमाने में ना वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वर्ल्ड इज कम्प्लीटली ऑन सोशल मीडिया। मैंने देखा है मैम, मेरा एक फ्रेंड है, उसने सोशल मीडिया पे स्वाइप करते करते टिंडर पे उस लड़की को देखा। ओके। वो कैजुअल डेटिंग थी, बट वो कैजुअल डेटिंग उसको वो लड़की इतनी पसंद आई कि उसको देखने के बाद में ही फेल्ट लाइक नहीं, दिस इज द एंड फॉर मी एंड आई वांट टू हैव दिस गर्ल इन माय लाइफ एंड आई वांट टू हैव दिस गर्ल एज अ लाइफ पार्टनर। ऐसा नहीं था। इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा कि ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, तो आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ थी कि उसके देखिए, interest लड़कियां क्या देखती है पता है, एफर्ट्स देखती है आपके, और एफर्ट्स भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 बार ट्राई किया उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, वैसे नहीं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ को लेकर, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को नोटिस करेगी। और एक बार लड़की अगर किसी से प्यार कर लेती है ना, तो फिर वो कभी बैक स्टेप नहीं करती। जैसे लड़के बहुत जल्दी कर लेते हैं, लड़कियां नहीं करती है। तो एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये बात सुन के मुझे धड़कन मूवी याद आई। हाँ, देव वाला कैरेक्टर ना। क्यों याद है, क्यों याद है? अंजलि, राम और देव। हाँ। नहीं, लेकिन वो धड़कन मूवी मतलब वो अपना इसका वाला ना, सुनील शेट्टी वाला। सुनील शेट्टी वाला। पहली नज़र और पहली स्माइल रिलेशनशिप में कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर स्माइल सिर्फ डेंटिस्ट के लिए ही होती है? हाँ, डेंटिस्ट के लिए तो होती है, नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। बट येस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली स्माइल या पहली नज़र, स्माइल और नज़र बहुत टाइम तक साथ रहती है। काफ़ी रिश्तों में मैंने ऐसा देखा है ना कि सिर्फ आई कांटेक्ट से ही बातें कभी कभी हो जाती है, स्पेशली वो लोग जो बहुत शाय होते हैं या शांत रहते हैं वैसे। और स्माइल तो सबके लिए है, स्माइल दे दी तो हर कोई पिघल जाता है। यस। मैं तो उसी के लिए फिदा हूँ। देखो 20 साल में हमारे पूरे सर्कल में हमने इसका नाम भी स्माइली रखा है। हंसते रहती है मैम सिर्फ। गुड। बट आई कांटेक्ट की अगर एक बात करो ना, देखो ऑन शो मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये रिलेशनशिप काउंसलिंग वाला जो आज का सेशन हमारा हो रहा है वो मेरे लिए भी है, उतना ही तेरे लिए भी है, और जो ऑडियंस देखेंगे उनके लिए भी, बिकॉज हमारे लिए भी तो नई चीज है। हमारे रिलेशनशिप में मैम हमने देखा कि आई कांटेक्ट वर्क नहीं करता है हमारे लिए। अच्छा। जो पहला वाला आई कांटेक्ट था वो आई कांटेक्ट नहीं वर्क करता है। मतलब अगर हम दोनों बैठे हैं ना एक दूसरे के सामने, और मैं अगर इसको देखने की कोशिश करूँ और इससे बात देखो चेंज कर लिया, तो शी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लगता है कि कुछ तो ख्यालों में है, ये कुछ को अलग ही सोच रहा है, ये हो जाता है। तो मैं अगर उससे, if I'm trying to speak with her through my eyes ना, she is not the kind of person who will reply to me with that। तो ये हमेशा मेरे को ऐसा खलता था कि यार ये बंदी यार मेरे को आई कांटेक्ट के थ्रू तो देती नहीं, और मेरे को आंखों से देखने के लिए अच्छा लगता है उसका भी है ही तो ऐसा। बट बाद में फिर मैम मैंने रियलाइज किया कि जो मुझे पसंद है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि मेरे पार्टनर को भी वो पसंद आए। Exactly. तो इसके लिए अगर मेरे पार्टनर को वो पसंद नहीं है तो मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। आई विल नॉट ट्राई टू चेंज हर, इट्स बेटर दैट आई चेंज माई सेल्फ एंड कीप दैट रिलेशनशिप हेल्दी। यही मैंने देखा। तो हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, और हर व्यूअर जानना चाहेगा, आप रिलेशनशिप कोचिंग में एग्जैक्टली करते क्या हो? कोचिंग में देखिए, हम लोगों को, मैं तो हमेशा रिश्ते निभाना ही सिखाऊंगी किसी को भी। रिश्ते तोड़ना हम कभी नहीं सिखाते हैं, क्योंकि रिश्ते बहुत प्रेशियस होते हैं, और हमारा जो फाउंडेशन होता है जीवन जीने का, वो रिलेशनशिप से ही शुरू होता है। स्पेशली हमारे माँ बाप से, सबसे पहले हमारे माँ बाप आते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो हम बाकी सारे जगह पे, जैसे अगर पापा के साथ अच्छा है तो आप करियर में सक्सेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जल्दी मिल सकती है। मम्मी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है तो आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है, आप बहुत सक्सेसफुल है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जब आपके साथ वो सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए या आपके पास बैठने के लिए 4 दोस्त नहीं है जिसे आप बता सके कि आपने क्या किया है, तो फिर उस सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं है। तो वही है। तो रिलेशनशिप तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लोग कहते हैं ऐसा पैसा बहुत, पैसा है, लेकिन रिश्ते मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो कोचिंग में हम वही करते हैं, हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि देखिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बार बनते हैं उसे लॉन्ग टर्म तक निभाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ज़बरदस्ती आप निभाइए,
लेकिन हर रिश्ते में, जैसे आपने कैसे कहा ना कि जो मेरी पार्टनर को नहीं पसंद है तो मैंने अपने आप को ही चेंज कर लिया। काफ़ी सारे रिश्तों में मैंने देखा है कि पार्टनर्स कोशिश करते हैं अपने पार्टनर्स को चेंज करने की, वो खुद को कभी चेंज नहीं करते, और इसी वजह से रिश्तों में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं ना। अगर हर रिश्ते में एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, मैं कोचिंग में भी हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखा है, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना वो यही है कि यू शुड टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सब लोगों ने रिश्तों में ये चीज़ कर ली ना तो रिश्ते बहुत आसानी से निभ जाएंगे। मैम, तो रिलेशनशिप में कौन से टाइप के लोग आपके पास में आते हैं काउंसलिंग करने के लिए? काफ़ी सारे लोग आते हैं, स्पेशली कपल्स आते हैं मेरे पास ज़्यादा। डिवोर्स के केसेस जैसे होते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स होते हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ब्रेकअप हो जाता है, तो काफ़ी सारे केसेस सब लेके दुख लोग दर्द वाले आते हैं। यस। अभी प्री मैरिटल के लिए भी आ रहे हैं काफ़ी लोग, हाँ। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि शादी के पहले हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझ लें तो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे भी 10 में से अगर 4 केसेस डिवोर्स के हो रहे हैं तो 7 केसेस एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के हो रहे हैं। अच्छा। रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, हर कोई रिश्तों में परेशान है, लेकिन लोगों को पता भी है कि क्या प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी उन्हें चेंज नहीं करना है अपने आप को, कोई अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता है। करना ही नहीं चाहता। यस, सब यही सोचते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था हर कोई यही सोचता है कि मैं अपने पार्टनर को चेंज करूं। मैं क्यों चेंज हूं? मैंने चेंज नहीं होना चाहिए। लेट मी चेंज माय पार्टनर। यस। हर एक सेगमेंट के ऊपर मैम मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है, रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं होता। रिलेशनशिप होता है माँ और बेटे का, रिलेशनशिप होता है बाप और बेटे का। तो कोई ऐसा केस स्टडी आपके पास में आया है जहाँ पे बाप और बेटे की रिलेशनशिप में तनाव थे, उन तनाव को आपने रिजॉल्व किया एंड अभी उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, फैमिली में अच्छे सा एटमॉस्फेयर है? नहीं, ऐसा केस आया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना, जितने भी लोग, जैसे मैं हीलिंग करती हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है। तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं ना वो पेरेंट्स से ही शुरू होते हैं। वहाँ पर कहीं उन्हें जो प्यार चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, वो पेरेंट्स से नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से उनके लिए, उनके दिमाग में रिश्तों को लेकर इतने सारे सवाल आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी आ जाती है, फियर आ जाता है, जिसको वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते, और उसका असर उनके रिश्तों पर बहुत पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि रिश्तों का फाउंडेशन ही पेरेंट्स है। अगर आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा है ना, तो आप दुनिया में सबके साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। और मैं तो लोगों को यही बोलती हूँ हमेशा कि पहले जाके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन आप अच्छा कीजिए, अगर नहीं है तो पहले कीजिए। क्योंकि हीलिंग के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, हीलिंग आपकी कब होगी, ये 4 एरियाज़ है जहाँ पर आप अगर लोगों को माफ़ कर दे तो आपकी हीलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहले आपको माफ़ करना है अपने पेरेंट्स को, उसके बाद आपको माफ़ करना है आपके दोस्तों को, उसके बाद माफ़ करना है ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है बट उन्होंने बहुत जगह रोक के रखी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। और लास्ट में माफ़ करना है खुद को। अगर ये 4 लोगों को आपने माफ़ कर दिया ना तो आपकी हीलिंग बहुत ईजी हो जाती है। और फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ हीलिंग। आपने अगर किसी को दिल से माफ़ कर दिया तो समझो आपकी हीलिंग हो गई। बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। बहुत कम करते हैं। यस। और माफ़ करना इट्स नॉट ईजी प्रोसेस। माफ करने में सबसे पहले आ जाता है ईगो। यस। जो हम ये नहीं करते कि नहीं मेरा ईगो है तो मैं माफ नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, वो हो जाता है। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? अभी जैसे मैं एक हीलिंग टेक्निक है जिसे होपोनोपोनो बोलते हैं। तो होपोनोपोनो में क्या है, 4 फ्रेजेस आपको बोलने हैं, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। अभी मेरे कोई क्लाइंट है, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि आपको होपोनोपोनो करना है इमोशंस के ऊपर। तो उनको पता चलता है कि सामने वाले की वजह से वो परेशान हो रहा है बहुत, और उससे होपोनोपोनो करना है। तो जैसे ही आई एम सॉरी बोलने की बात आती है ना, मैं तो नहीं बोलूँगा, या लड़कियां बोलती मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। अरे आपको उनको सॉरी नहीं बोलना है, आपको अपने आप को बोलना है, आपके इनर चाइल्ड को बोलना है, तब आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो आप देखिए कि लोगों के लिए किसी को सॉरी बोलना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। पर क्या सॉरी बोलने वाला हमेशा कम ठहराया जाता है? बिल्कुल नहीं। सॉरी बोलना बहुत हिम्मत का काम है एक्चुअली, क्योंकि आप दिल से किसी की, मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो जिन्होंने कुछ किया नहीं होता,
फिर भी वो लोग सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्हें रिश्ता बचाना होता है। तो बहुत बहादुरी का काम है एक्चुअली सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, लेकिन लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को। जो माफ़ी मांगते हैं उनको हमेशा वीक ही समझा समझा जाता है। रिसेंटली मेरे साथ में भी एक इंसिडेंट हुआ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो जहाँ पे मैंने सॉरी कहा और मुझे वीक समझा गया, ये हम कट नहीं करेंगे, इसको डालेंगे। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा ऐसा है। नहीं इसलिए नहीं था, किसी और के लिए, किसी और के। इट वाज अ बिजनेस क्यों देखा जा रहा है? रिलेशनशिप। नहीं इट वाज, अरे अभी क्या होता है, मैं इसकी तरफ हमेशा देखता हूँ बिकॉज ये राइट में है ना, मेरी शी इज ऑलवेज राइट। मैं उसकी तरफ देख के बोलता हूँ। बट हमेशा ये नहीं होता है कि हम अगर किसी को सॉरी कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम वीक है, और सामने वाले ने उसको वीक समझना भी नहीं चाहिए। उल्टा सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सामने जो मुझे सॉरी बोल रहा है उसने बहुत मेहनत की है सॉरी कहने के लिए और आगे आके बोलने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बचाना चाहता है। बट जो नहीं समझते वो आगे चले जाते हैं, और जो कह देता है कि भाई मैंने अब जिसने सॉरी कह दिया ना उसका तो मन हल्का हो गया कि भाई मैंने बोल दिया, अब तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। तो वही रखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सॉरी हम इसलिए नहीं बोल रहे कि सामने वाला एक्सेप्ट करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। हाँ। हमने मन साफ रख के हमने किसी को सॉरी बोल दिया, माफी वो दे नहीं दे, हमने माफी मांग ली है। अगर ये रखेंगे ना तो अच्छा। अभी कुछ लोग माफी मांगते हैं, सामने वाला जब तक रिएक्ट नहीं करता उनके दिल में चलती रहती है चीजें, अरे मैंने उसको सॉरी बोला, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। तो लोगों को रिएक्शंस में बहुत इंटरेस्ट होता है। हाँ, हम दूसरों के ऊपर के बोलना चाहिए, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने माफ किया। बट हमने सॉरी बोल दिया मतलब हमारे दिल का बोझ हमने निकाल दिया है, वो समझ में नहीं आता है। वो नहीं आता है समझ में। यस अभी जैसे मैं मेरी बात करूं तो सेशन ही है। हो सकता है सारी बातें कर ले। हो सकता है कि ये थेरेपी वाला सेशन मेरे लिए हो जाए। अभी मैम, इन अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड हर, आई एम द वन हु सेज सॉरी। ओके, आई एम द वन बट शी नेवर सेज सॉरी। अच्छा, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट। नहीं, ये गलत बात है एक्चुअली, बोलना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारी वुमेन्स की होती है आदत, क्योंकि उसमें भी हस्बैंड का ही रोल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इतना पैम्पर करते होंगे उनको, तो उनको कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। वैसा भी हो सकता है। लेकिन अभी आप बोलिए सॉरी, तो एक्चुअली सॉरी बोलने से देखिए कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है। अगर रिश्ता बचाना है, ये सॉरी एक ऐसा फ्रेज है ना जो जैसे हम आई लव यू बोलते हैं, हाँ। तो जब गलती की माफी मांगते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ लव। अपनी लव एक्सप्रेस किया, वो हो जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने सॉरी बोल दिया मतलब मैं झुक गया या मैं झुक गई, वैसा होता है। लेकिन वैसा कभी नहीं होता है। नहीं, लेकिन हमारे केस में अलग बात होती है, गलती हमेशा हो जाती, फिर मेरा होता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो हो जाता है। यही है ना मैम, यही प्रॉब्लम है। 90% लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, मैंने कुछ किया हर रिश्ते में ये प्रॉब्लम है। मैं बोलती हूँ हर रिश्ते में मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। एक मर्द को क्या चाहिए? झगड़ा होने के बाद में एक मर्द को यही चाहिए कि उसकी औरत 5 मिनट के अंदर उस चीज को रिजॉल्व करे, पास में आए, हक करे और बोले छोड़ना हो गया, अपने को जिंदगी भर साथ में ही जीना है, तो ये छोटी सी बात के लिए हम क्यों आगे चले। लेकिन रिजॉल्व करना चाहिए, चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। काफ़ी लोग रिजॉल्व नहीं करते, वाइफ को बोलने भी नहीं देते और साइलेंट ट्रीटमेंट देते। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। तो अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 22 साल हो गए, मेरे हस्बैंड के साथ मैं ऑलमोस्ट 31 ईयर्स से हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने 10 मिनट से ज़्यादा कभी बात एक दूसरे से नहीं की है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं हर कपल्स को बोलना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, जैसे आप बोल रहे हो, इट्स वेरी मच ट्रू। 5 मिनट में या 10 मिनट में वो चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर रात को झगड़ा हुआ है तो रात को ही उसे सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि सुबह बात करेंगे, नहीं। क्योंकि अगर एक जन को नींद आ जाएगी, हो सकता है दूसरा पूरी रात जागे और तकलीफ में हो। वैसा क्यों करना है? काफ़ी केसेस में ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं, फिर बात नहीं करते। जैसे वाइफ जागती रहती है, हस्बैंड सो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर झगड़ा हुआ है तो 10 मिनट में आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी ही है। अगर नहीं करेंगे तो वो आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसका वो इसलिए होता है, फिर वाइफ जैसे बातें निकालती है ना पुरानी झगड़े में, बहुत रिपीट करती है, तुमने उस वक्त ये बात कही थी। वो इसलिए बोलती है क्योंकि उस वक्त वो चीज़ सॉल्व ही नहीं की आपने, इसलिए प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी होता है मैम ये।
हर हस्बैंड के साथ होता है। मेरे साथ में भी होता है। नहीं, ये यूजुअली हर एक के साथ में होता है अनु, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है पता है, रिलेशनशिप में जब भी साइलेंस आता है ना, जब मैम ने थोड़ी देर पहले कहा था, वो क्या साइलेंट ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ किलर। हमें ऐसा लगता है कि हम चुपचाप बैठे हैं तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप का जो हमारा अभी का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसकी वजह से हमारे दोनों के बीच के रिश्ते जो है वो बेटर हो सकते हैं। बट लेकिन वो किलर है, वो रिलेशनशिप को तुम्हारे ब्रेक करेगा। उससे अच्छा जो तुम्हारे मन में है ना वो बोल दो, एक लिमिट में बोलो, किसी को इंसल्ट करके नहीं बोलना है, हर एक का रिस्पेक्ट करके बोलना है, लेकिन आप जो मन में लग रहा है वो बोल दो और उसको इमीडिएटली 10 मिनट्स में रिजॉल्व करो। हमारे दोनों के बीच में ना मैम 10-15 मिनट से ज्यादा कभी झगड़े नहीं हम टिकने देते, मैं कभी नहीं टिकने देता, बिकॉज मेरे में उतना पेशेंस ही नहीं है कि मैं उसका उतरा हुआ चेहरा मेरी तरफ देख पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है हर मर्द ने वो करना चाहिए कि अपनी अगर पार्टनर कोई भी हालत में ऐसे कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रही सिचुएशन से जिसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करो, वो सबसे ज्यादा बेटर है। मुझे मैम से नानू पेरेंटिंग के बारे में बात करनी थी, बिकॉज रिलेशनशिप कोचिंग में हमेशा ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है, पेरेंटिंग का भी एक रिलेशनशिप है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैम, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, फोन उठा के डैड से 2 मिनट के लिए बात करो, और बात जब करोगे ना एक 10 सेकंड का साइलेंस रखो, नहीं आपके डैड ने आपको पूछा ना बेटा क्या हो गया मेरे को बता, और वो फोन कॉल रखने के बाद में आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा रिलीव हो जाएगा, आप कंप्लीटली फ्री होगे और अपना काम आगे करने के लिए जाओगे। तो बेटे और डैड दोनों को रिलेशनशिप में बेस्ट करना है तो क्या करना चाहिए? बात ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेंस को जैसे ईगो बहुत ज़्यादा होता है, मेंस हमेशा ईगो से ऑपरेट करते हैं। उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें रहती है लेकिन कभी बात नहीं कर पाते। अभी जैसे पापा है, उसको भी कुछ बोलना है अपने बच्चे को, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ना, वो समझ जाएगा। बेटे को भी ऐसा लगता है यार मैं बाप से कुछ बात करूं, उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ना बाद में बोल दूंगा। आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS में, उसमें भी लास्ट में वही है ना, लास्ट में जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, बहुत आप देखिए बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर बाप बेटे एक्चुअली एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो वो उनका वो एक्चुअली जेनेटिक प्रॉब्लम है, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके लिए। बट मैंने ऐसे भी बाप बेटे देखे हैं जो लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। और बाप के साथ अगर बेटों की बॉन्डिंग है ना तो उसको शायद किसी दोस्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे बेटियां तो माँ की फ्रेंड हो ही जाती है, एक टाइम के बाद माँ को बेटी से अच्छा दोस्त और कोई मिल ही नहीं सकता। तो वैसे ही बाप का भी होता है, अगर उनका रिश्ता अपने बेटों के साथ बहुत अच्छा होगा ना तो उनको भी एक एज के बाद ना दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बेटे से ही बात कर सकते हैं। लेकिन ये चीज बहुत कम लोग समझ सकते हैं, बहुत रेयर है। हाँ, मैंने मैंने तो देखा है ना, लड़के अपने डैड को हक भी नहीं करते। जब एक डैड लड़के को हक करने के लिए जाएगा ना तो एक इमोशन के साथ में जाता है, मेरा बेटा, और बेटा क्या कर रहे हो डैड ये। तो वो वाली सिचुएशन में ना 2 सेकंड के लिए ऐसा फील होता होगा एक बाप को कि यार भाई मैं सब इसके लिए कर रहा हूँ और ये बंदा अपने को हक भी नहीं कर रहा है। तो हम एक्चुअली एज अ डैड, अभी मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, पर मेरे डैड ने मुझे कभी हक नहीं किया, तो मैं मेरे बेटे को हक करने की कोशिश करता। तो फर्स्ट टाइम मैम जब ऐसा सिचुएशन हुआ था 2 साल पहले की बात है कि मैं मेरे बेटे को हक करने के लिए गया, हम दोनों बाहर से आए थे, एंड ये इंस्टाग्राम की रील आप एक बार देख लो ना, मॉम डैड बाप बेटे की रिलेशनशिप वाली, तो बैक टू बैक आना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे रील आई कि बेटे को हक करो, तो आजकल बेटे हक नहीं करते। मैं गया घर पे, मेरा बेटा था साई, मैंने उसको बेटा आ जा इधर, आया तो बोलो, मैंने ऐसे हाथ ऐसे फैले, बोला आजा। क्या कर रहे हो ये? अरे मैंने हक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने हक करने में क्यों नहीं अच्छा लगता है? ये टीनेजर्स की आज की साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी कैसी चेंज होनी चाहिए मैम? नहीं, ये देखिए अभी जैसे आपको आपके बेटे ने मना किया तो आप रुक गए। अगर आपने बोला होता कि हक करना है और उसने आपको मना किया होता तो आप क्या करते? आप जबरदस्ती हक करते उसे। ये माएँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकते, वहाँ ईगो आ जाता है। तो अगर उसने ऐसा किया फिर भी आपने पीछे से अगर उसे हक कर लिया होता तो शायद कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ फील हुई होगी और वापस उसने टर्न होके आपको भी हक किया होता। क्योंकि क्या होता है ना, डिस्टेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो कुछ सोच रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं। टीनेजर्स में यही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको पता नहीं है एक्चुअली कि इन सब चीज़ों का के मायने क्या है। जब तक वो हमारी एज में नहीं आ जाएंगे तो वो मायने हमें उन्हें समझाने हैं। और वो कैसे, और मैं आपको बताती हूँ ना कि टच थेरेपी जो होती है ना, पेरेंट्स के पास से अगर बच्चों को टच थेरेपी मिले ना तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन।
ये उनके लिए मेडिसिन होती है, उन्हें पता नहीं होता इसकी वैल्यू, बट जब हम उन्हें देते हैं तो उन्हें डेफिनेटली वो रियलाइज होती है। जैसे तो कभी- न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, हाँ। जब वो बेबी हम फीडिंग वगैरह करके उनको सुला देते हैं, बट कई बार वो नींद में हिलते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। जैसे हमारा हाथ, अगर मॉम का हाथ उसको टच मिल जाए तो उसको एक रहता है कि नहीं मॉम बाजू में ही बाजू है, में ही है, तो चुपचाप सो जाते हैं वैसे। यस। बट मैंने हार नहीं मानी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैंने उसके साथ में बैठा, आधे घंटे तक लेक्चर दिया, मैंने उसको बैक टू बैक ना बाप वाले इमोशनल वाले रील भेजे, मैंने कहा, देख बेटा। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने ना फैमिली का ग्रुप बनाया, ओके। जहाँ पे हमारे दोनों बेटे, हम दोनों, और फिर मैं रील्स भेजते गया। इट टुक मी 6 months मैन फॉर मी टू गेट अ हग फ्रॉम हिम। ओके। बट अभी ऐसी सिचुएशन है, हम 4-4, 5-5 दिन टूर पे होते हैं, और टूर से जब हम आते हैं, ही इज द वन हु ओपन्स द डोर एंड ही इज द वन हु हग्स मी नाउ। आ गया मेरा बाप आ गया, तो खुश होता है वो हमें देखने के बाद में। ये टर्न हमने लाया। मैं चाहता हूँ हर पेरेंट, जैसे आपने कहा, ईगो में लेके नहीं चलना, क्या है, क्यों करना है उसके पीछे पड़ना, ऐसा न करके हमने अपने बेटे को सिखाना चाहिए। और कभी कभी जरूरी नहीं लगता उन्हें, ऐसा नहीं है कि हर टाइम ईगो ही हो, कभी कभी हाँ। पेरेंट्स को जरूरी भी नहीं लगता कि आप इतने इमोशनली कनेक्टेड है, वैसा उनको लगता नहीं है। अभी मैं अपने हस्बैंड की भी बात करूँ तो उनके लिए भी इमोशंस इतने मैटर नहीं करते। मेरा बेटा अगर कोशिश करे उन्हें हक करने का तो उनको थोड़ा अजीब Awkward लगता है क्योंकि कि अरे बच्चे ये बड़े क्या, हो रहे हाँ हैं, ये वो क्या होता कर रहा है, हाँ। लेकिन फिर बाद में उनको भी अच्छा लगता है कि अरे आज मेरे बेटे ने मुझे हक किया। नहीं लगता है। जब तक आप वो चीजें करें नहीं तब तक पता नहीं चलता उसका। मॉम को कॉल करके कितना सुकून मिलता है, ये तू बता जरा। हम लोग जब भी टूर के लिए, रियल एस्टेट का हमारा प्रॉपर्टी शूट होता है तो 2-2 3-3 दिन हम लोग बाहर रहते हैं। कभी ट्रैवल कंटिन्यूसली चालू रहता है, तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि मैं दिन भर बिजी हूँ, मॉम बच्चों को संभालती है, वो दिन भर बिजी है, लेकिन रात को सोने से पहले एक 10 मिनट के लिए कॉल करना, मतलब अगर गलती से कभी मिस कर लिया ना, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा ऐसा टाइम जो है मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं की, मेरे दिन भर की मैंने बातें नहीं की, वो हो जाता है। तो एक कॉल करने के बाद ना सुकून मिल जाता है कि नहीं, मॉम के साथ में बात की, सब ऐसा ऐसा हुआ, आज दिन भर में मैंने ये किया, फिर हाँ रिलैक्स, एक माइंड जो स्ट्रेस दिन भर का होता है ना पूरा निकल जाता है। क्योंकि प्योरिटी है ना वहाँ पे, माँ बाप के पास जो प्योरिटी है वो दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं है। हाँ, तो वो प्योरिटी हमें खींचती है, वो एनर्जी ने हमें बांध कर रखा है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। और मैम मैंने देखा ना, इंडिया में 90% लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लेवल से हैं। बाप कमाता नहीं है, बेटे ने आगे जाके कमाना स्टार्ट कर दिया, बट बेटा ये भूल जाता है कि बाप ने बचपन से लेके उस बढ़ने तक मुझे खिलाया पिलाया, मेरा पालन पोषण किया। जब बेटा कमाना लग जाता है ना तो बाप को इग्नोर करता है, और बाप उसकी पूरी जिंदगी सफरिंग में उसके बाद में निकालता है, बिकॉज उसने पहले भी कुछ नहीं किया, तो कोई सेविंग्स नहीं है। अब ये जो जिंदगी वो एंड वाली उसकी जी रहा है, वो टाइम पे बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उस ट्रॉमा में मैक्सिमम पेरेंट्स बहुत ही खराब जिंदगी या बदतर जिंदगी बिताते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर लड़का कमा रहा है तो उसने उसके डैड की कैसे केयर करनी चाहिए? एक्चुअली ये सब चीज़ें बोलने की नहीं होती, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पता है इसमें मैं बताती हूँ कि शायद पेरेंट्स का ही कहीं ना कहीं ऐसा रोल होता है कि वो बचपन से ही उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाते हैं, उन्हें इतना फ्रीडम दे देते हैं या इतना कुछ उनके लिए कर लेते हैं, तो उनको रियलाइजेशन ख़त्म हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये किया। अगर आप बार बार उनको हैमर करते रहोगे ना, उन्हें ये बताते रहोगे और उनको बचपन से ही ये बताओगे कि भाई हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अस, वो अगर आपने बताया ना तो आगे जाके बच्चे डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने करते रहे उनको अपने हाल पे छोड़ दिया, उनको लाइफ टाइम कभी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। एहसास देना जरूरी है। हाँ, उनको ये रियलाइज़ कराना, और छोटी उम्र में बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, डिसीजन मेकिंग में उनको साथ में लीजिए। अभी आपका बेटा जो ही इज़ इन 10th राइट, तो आप अभी से उसको भी और आपके छोटे वाले को आप डिसीजन मेकिंग में उन्हें साथ, घर की छोटी से छोटी अगर चीज़ आ भी रही है ना तो आप उनसे पूछिए, उनकी सलाह लीजिए, तो उन्हें अच्छा फील होगा कि यार मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील होगा। तो जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना वो अपनी लाइफ के अकेले नहीं लेंगे, वो हर चीज़ में आपको पूछेंगे। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। मेन पॉइंट पे आते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। शादी के पहले काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी होती है शादी के पहले काउंसलिंग। देखिए हमारे टाइम में ऐसे था कि हमारे अंदर डर था, निभाना ही है। अभी वो डर चला गया है। सोशल मीडिया ने इतनी चीज़ें ख़राब करके रखी है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शन किसी के पास नहीं है। वो बहुत बाद में रियलाइज़ होता है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप शादी के पहले अगर समझ लेंगे ना, तो आपके लिए रिश्ते निभाना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए शायद प्री मैरिटल कोचिंग बना है। प्री मैरिटल कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जैसे नया नया अफेयर होता है, 6 महीने में 8 महीने में लोगों को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें गुडी गुडी लगती हैं। उन्हें लगता है कि यार अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग श्योर भी नहीं होते हैं, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती शादी करनी होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत अच्छा, जिसमें मैंने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एक एज हो गई उसके बाद शादी करनी है। हाँ हर बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को, हर बच्चों को ये पूछना है कि क्या वो शादी करने के लिए फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली रेडी है या नहीं। पेरेंट्स नहीं पूछते, उन्हें लगता है कि बच्चे रेडी हो गए हैं तो वो हर तरह से रेडी होंगे। एक्चुअली बच्चों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पूरी तरह से रेडी है या नहीं। फिर शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपके। अगर आपने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएंगे, और इसके लिए शायद प्री मैरिटल कोचिंग है, ज़रूरी है वो। तो उसमें एग्जैक्टली आप क्या सिखाते हो? उसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग पहले PIP के बारे में बात करते हैं। PIP? हाँ, PIP का मतलब है प्री इंस्टॉल साइकोलॉजी। ओके तो हम सबके अंदर 6 साइकोलॉजीज है इनबिल्ट। उसमें से कोई भी 2 या 3 साइकोलॉजी ऐसी है जो बहुत डोमिनेंट होती है। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपकी PIP है लव एंड कनेक्शन और आपकी है ग्रोथ। तो आप क्या करोगे? आपको फैमिली चाहिए, आपको फैमिली के साथ रहना है, आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है, आप वही करोगे। और ये है आप ग्रोथ है तो आपको ग्रो करना है लाइफ में, आपको कमाना है, पैसे कमाने हैं फैमिली के लिए, आप ज़्यादा काम करोगे, आप शायद संडे को भी काम करोगे, वाइफ बोर हो जाएगी। तो वाइफ क्या चाहेगी कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझे टाइम दे, और आपको ये चीज़ें बहुत स्टूपिड लगेगी कि अरे यार क्या टाइम वाइम क्या देना है, मुझे तो काम करना है, बहुत काम कितना इंपॉर्टेंट है, काम कर रहा हो तभी तो तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। और वो बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। बराबर। तो ये जो झगड़े होते हैं ना वो सिर्फ PIP की वजह से होते हैं। अगर 2 जन में एक कॉमन PIP है कि दोनों अगर लव एंड कनेक्शन वाले हैं तो उनके लिए रिश्ता निभाना बहुत इजी हो जाता है। ओके अभी जैसे लोग क्या करते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं। हाँ शादी के पहले होता है ये। हाँ, 36 गुण। तो मैं एज अ कोच मैं ये कहूँगी कि कुंडलियां मिलाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी PIPs मिला लीजिए, उसके बाद आप देखिए लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी, मैरिज लाइफ। तो आपने 6 साइकोलॉजी कहा था ना? हाँ, क्या क्या है? पहली है सर्टेनिटी, दूसरी है अनसर्टेनिटी, तीसरा है सिग्निफिकेंस, चौथा है ग्रोथ, लव एंड कनेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन। ओके ये 6 PIPs हैं जो हम सब में होती है। ओके कोई भी 2 या 3 जो हमें बहुत डोमिनेट करती है। आपने कितने ऐसे रिश्ते देखे होंगे जिसमें वाइफ पूरी ज़िंदगी निकाल देती है हस्बैंड को चेंज करने में, हस्बैंड चेंज ही नहीं हो पाता क्योंकि वो उनकी PIP में ही नहीं है। इसलिए PIPs चेक करना बहुत ज़रूरी है। अरेंज मैरिज कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स चेक करने चाहिए कि जो कंपैटिबिलिटी आगे जाके फ्यूचर में रिलेशनशिप स्ट्रांग होते रहे? देखिए पहले तो आप दोनों के कॉमन इंटरेस्ट क्या है वो पहले चेक करना चाहिए। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो रहा है ये आपको देखना चाहिए। आप लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी भी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो देखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल कंडीशन लड़के की वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और बात आती है जहाँ फिज़िकल या इंटीमेसी की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अगर पहले से थोड़ी बहुत बातें कर लेना लड़का और लड़की तो बहुत ज़रूरी है। लोग यूजुअली शर्माते हैं या ये, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर उनके सामने इन सब चीज़ों की बातें करें ना तो वो बहुत ये हो जाते हैं कि अरे यार ये लड़की हो के ऐसी बातें कर रही है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी लाइफ निकालनी है, तो जो मेन फैक्टर्स है वो भी जान लेना है। जैसे अगर बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, कितने साल में चाहिए, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी लड़का रेडी होता है, लड़कियां रेडी नहीं होती। आजकल ज़माने में वैसे हो गया है क्योंकि सब लोग वर्किंग है। एग्जैक्टली कई बार पेरेंट्स का भी फोर्स होता है कि शादी हो गई, अभी 1 साल हो गया, अभी बच्चा होना चाहिए। यस, तो ये सारी चीज़ें आप एडवांस में डिस्कस कर ले, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। कौन सी चीज़ ऐसे ज़्यादा वर्क करती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए हर रिश्ते में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है ना कि विलिंगनेस, आपको एक दूसरे के साथ कितना रहना है और रिश्ते निभाने की आपकी ताकत कितनी है। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, फिर चाहे लव है या रिलेशन है, रिश्ता अच्छा रहता है। अच्छा रहना चाहिए।
कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये है तो अभी रिलेशनशिप ज़्यादा टिकेगा नहीं? देखिए, जैसे पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आपको, लड़का है लड़की दोनों, लड़कियां भी करती है, पॉजिटिवनेस है, जिन लोगों का बहुत कंट्रोलिंग नेचर होता है कि मुझे पूछे बगैर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लड़कियां ऐसी है कि आपके साथ तो बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन फैमिली के साथ जाते ही वो एकदम ऑफ हो जाती है। लड़कों का भी वैसे होता है, आपके साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन फैमिली के सामने ही जाते वो ऑफ हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कौन रखना चाहता है, कितना रखना चाहता है, ये भी आपको देखना है। ये बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी है जो रेड फ्लैग में जो red मानी flag में जाती आएंगी ना? है। यस, कई बार होता है मैरिज में कि कोई विमेन है, फिजिकल अब्यूज होता है, मारपीट होती है, लेकिन प्यार है उसके लिए सहन करते हैं और आगे रिश्ता निभाते जाते। तो उससे मतलब एक छोटे टर्म में अगर बोलेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उससे कैसे बचना चाहिए? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा है ना, अभी कुछ लड़कियों को अगर बचपन से ही टॉक्सिसिटी की आदत हो जाती है, हो सकता है घर में ऐसा माहौल देखा है, तो वो हस्बैंड के साथ अगर रहेगी और ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो उसके लिए वो बहुत नॉर्मल लगती है। अच्छा। पेरेंट्स भी उसे वही सिखाते हैं कि अरे ये सब चीज़ें तो होती रहती है, उसमें क्या है, बड़ी बात है। तो उसकी जो नर्वस सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है इन सब चीज़ों से। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस नहीं होना रिलेशन में, तो कुछ लोग रह नहीं पाते। अच्छा, हाँ, सिक्योर रिलेशनशिप में किसी को दम घुटने लगता है कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये क्या है, शक हो जाता वैसे। है। हाँ, वैसा भी होता है। अभी आपने सुना होगा किसी को ये कहते हुए कि अरे ज़्यादा हंसो मत वन नहीं तो रोना पड़ेगा। हाँ। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ होता है कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है कभी। हाँ। वो उनकी अपब्रिंगिंग से होता है। तो अगर आप टॉक्सिसिटी से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, तो आप कितना भी टॉक्सिक पार्टनर है ना, आप उसके साथ निभाते जाएंगे। आपको नहीं भी रहना है ना, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर लड़कियाँ या लड़के चाहते हैं डिवोर्स लेना, लेकिन डिवोर्स भी लेना चाहते हैं और रहना भी चाहते हैं। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें उसमें फंसे हुए हैं। काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली तो आपको ये समझना है कि ये चीज़ें आपको अच्छी क्यों लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट फाइनेंशियल बैकग्राउंड लड़की का अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह से भी कोई कोई होता है कि रिश्ता निभाते जाते हैं कि अगर मैंने इससे डिवोर्स ले लिया या फिर इसको छोड़ के चले गए तो बच्चों को मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझे मेरा सब करेगा। इसकी वजह से भी लोग सहन करते जाते हैं। ये हमारे इंडिया में बहुत बेकार चीज़ है एक्चुअली, कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों को देखा है जो सिर्फ इसलिए रिश्ता निभाती है क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अभी एक केस मेरे पास आया था जिसमें एक औरत आई है, उसके हस्बैंड के 4-5 अफेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वो हर बार पकड़ती है, हर बार कुछ नया सामने आता है, वो सॉरी बोलता है, वो बेचारे रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रिश्ता इसलिए निभा रही है क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बच्चे भी है, वो अपने पेरेंट्स के पास जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर भी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसे कोई एलिमनी मिले तो उससे भी वो अपना घर चला सके, ऐसी भी कोई कंडीशनिंग नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? हस्बैंड सामने से बोलता है मैं तो ऐसे ही रहूँगा, रहना है तो रहो। आप सोचो, फिर भी लेडीज़ों को रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को फाइनेंशियली आप इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि कल को अगर उन्हें अपने पार्टनर के साथ वो नहीं रह पा रही है तो वो अकेली रहने का डिसीजन ले पाए। और पता है हम जब पैदा होते हैं तभी से जो मेट कनेक्शन होता है कि रिश्ता चाहिए, ये बचपन से ही कंडीशनिंग है हमारी। सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना, रिश्तों में ही प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिश्तों में, फिर भी लोगों को पार्टनर्स चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ तो कभी जाने वाली है नहीं, बट हमें कैसे रहना है, कैसे निभाना है, ये अगर हम सीख जाए, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो एक्चुअली बचपन में ही सिखाना चाहिए, बट लोग सीख नहीं पाते और जिसकी वजह से वो लोग रिश्ता भी नहीं निभा सकते। एक पार्टनर इमोशनल सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पार्टनर अगर कोई ढूंढने जाए तो फिर तो होना ही है, वो संभालना ही है, जो भी हो रहा है एडजस्टमेंट करके निभाना ही है। यस, इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी रिलेशन, जैसे मैरिज है तो ये 3 फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 जो फैक्टर्स है, 3 एरियाज है, जैसे फिजिकलिटी, फाइनेंशियली
और इमोशनली, ये तीनों में अगर आप एक दूसरे के कंपैटिबल हैं तो फिर आपके लिए रिश्ता बहुत इजी हो जाएगा, आप अच्छे से निभा पाओगे। और हमारे समाज में जैसे लड़के कमाते हैं तो ये भी कंडीशनिंग है ना, ये तो बहुत सालों से बनती आई हुई। आप देखिए आजकल लड़कियां इतना अच्छा कमाती है, लड़कों से बहुत अच्छा कमा रही है, बट फिर भी लड़के जितना फाइनेंशियली अच्छा कर सकते उतनी शायद लड़कियां नहीं कर सकती। अब घर संभालने की बात करें, लड़के अगर घर का काम भी कर रहे हैं फिर भी लड़कियां जितना अच्छे से घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, उतना लड़के नहीं कर सकते। तो ये दोनों रोल उन्हें पहले से ही असाइन किए हुए हैं और वो उन्हें अच्छी तरह से निभाने हैं। ये उन्हें अगर पता चल जाए, अभी लड़कियां कैसे है फेमिनिज्म के, हाँ इक्वालिटी ये समझती है कि कमाने लगी है तो इक्वल हो गई। औरतें कभी पुरुष की बराबरी में आ ही नहीं सकती क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, वो इतना कुछ कर सकती है जो शायद पुरुष कभी नहीं कर सकता, बट उन्हें वो चीज़ पता ही नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही रह जाती है। उनको पोटेंशियल ही नहीं पता है, उन्हें Because पता ही किसी ने नहीं, पोटेंशियल बताया ही नहीं है। माँ को ही नहीं पता तो माँ अपनी बेटी को कैसे सिखाएगी। उनको ऐसा लगता है कि यार औरतों को देवी बना के रखा है, तो वो वैसे ही है कि बस वो सेक्रीफाइस करती ही रहती है पूरी लाइफ और अपनी बच्चियों को भी वो वही सिखाती है और वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ख़त्म कर देती है ये चीज़ें। तो इसलिए आपको अपना पोटेंशियल समझना है। हाँ, औरतों का वो उनका काम ही है, उनका धर्म ही है कि उनके परिवार को सपोर्ट करना है, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि वो जितना अच्छे से कर सकती है शायद कोई नहीं कर सकता है। आप कमाने जाओ, आप कर सकते हो, वो भी एक तरह का सपोर्ट ही हो गया ना, हस्बैंड को आप सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसे भूलना नहीं है कभी। और मेंस को भी ये नहीं सोचना है कि अरे वो कमा रही है तो मेरे ऊपर रौब जमा रही है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप अगर ये सोच ले कि अरे जो भी कर रही है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए कर रही है, दोनों का बेनिफिट है ना उसमें, और इजी हो जाएगी शॉपिंग और ज्यादा कर पाओगे एक्चुअली। मैम मुझे ये जानना है 5 ऐसे साइंस जिससे पता चले कि बंदी टॉक्सिक है, रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। सबसे पहले तो अगर वो हर चीज़ में आपको सही ठहरा रही, मतलब खुद को सही ठहरा रही है, तो वो टॉक्सिक है। उसके बाद दूसरा आता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करवाना, आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझना। काफ़ी लड़कियां सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए आती है क्योंकि उनका खर्चा निकल रहा है। ये भी देखना है आपको, इमोशनली वो कितनी कनेक्टेड है आपके साथ, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। टॉप 3 साइंस ये समझ में आ जाए कि बंदा रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ला रहा है, बंद करो। जैसे मैंने बताया, कंट्रोलिंग नेचर लड़कों का बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली, लड़कियों को बहुत एकदम ऐसे प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, यहाँ नहीं जाना है इसके साथ, लड़कियाँ भी करती है ये चीज़ें, तो ये दोनों के लिए है। एक आपके रिश्ते में एक दूसरे का स्पेस कितना इम्पॉर्टेंट है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है 2 इंडिविजुअल्स, कोई चीज़ इसे अच्छी लग रही है उसे नहीं लग रही है, उसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो इसे नहीं लग रही है। इस चीज़ का अगर ध्यान रखे और एक दूसरे को स्पेस देना तो रिश्ता बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आप एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशन, एक दूसरे की इमोशनल कंडीशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं हर चीज़ में, ऐसा ही चाहिए, यही करना है, ऐसा ही होना चाहिए, वो भी चीज़ें बहुत ख़राब कर देती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए Yes. रिलेशनशिप, थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए ना। और रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अडेप्टेबिलिटी। एक दूसरे की आदतों को अगर आप 50-50% अडेप्ट कर लेना तो रिश्ते थोड़े स्मूथ चलेंगे चलते आपके। यस, एग्जैक्टली। जैसे तुझे टीवी देखना पसंद है तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। हाँ, अडेप्टेबिलिटी, थ्रिलर मूवीज वगैरह। राइट। अभी फाइट हो गई दोनों के रिलेशनशिप में, नॉर्मल कॉमन फाइट्स तो चलती रहती, फाइट होने के बाद में उस रिलेशनशिप को कैसे दोबारा बिल्ड कर सकते हैं? देखिए फाइट्स होना बहुत कॉमन है, फाइट तो होनी चाहिए, रिलेशनशिप में फाइट्स होना बहुत कॉमन है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है, कि आप एक दूसरे को जब डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किया, ट्रस्ट तोड़ दिया, चीट किया, ये सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। फाइट रिजॉल्व हो जाएगी, छोटे मोटे झगड़े तो हर किसी में होते हैं, हर किसी के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, बट हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो रिश्तों में भी ये चीज़ें हो जाती है। हाँ, लेकिन जो चीज़ है, जैसे आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, आप कितना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत देखिए हर इंसान की सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, कोई एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होगा जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम हमारे पार्टनर को बताएंगे भी, लेकिन कुछ पार्टनर की इतनी बुरी आदत होती है ना कि वो उसी चीज़ों से उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गंदी है। अगर ऐसा हो ना
तो फिर आप उस रिश्ते में नहीं रह सकते। लेकिन अगर सामने वाला आपकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, फिर ये छोटे मोटे अगर बड़ा झगड़ा भी हो जाए ना, फिर भी शायद वो इतना मैटर नहीं करेगा, आप बहुत अच्छे से रह सकते हो उनके साथ। मैम वो जो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप और उसके बारे में बात कर रहे थे, मेरा एक दोस्त है, उसने थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन किया, न्यूली इनटू रिलेशनशिप। तो उसने मुझे कहा कि यार अमर, बहुत ही अलग अलग सेगमेंट्स और वाइब्स उस बंदी से मुझे आ रही है। अब कभी कभी बंदी बोलती है, उस दिन थोड़ा सा मेरा नॉर्मल झगड़ा हो गया उस बंदी के साथ में, तो बंदी बोलती है यू आर अ लूजर, यू डोंट डिजर्व लव, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ में किसी ने भी नहीं रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे पे वो कहती कि नहीं, आई एम सॉरी यार, मेरे से गलती से बोला गया, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। उस सिचुएशन में वो बंदे ने क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये चीज़ पहली बार हुई है तो आप समझ सकते हैं कि शायद उसकी मेंटल कंडीशन उस वक्त ठीक नहीं होगी, उसके मुंह से निकल गया। लेकिन अगर रिपीटेटिवली ये चीज़ें हो रही है ना, फिर ये रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है ना? यस। तो उसे संभलना चाहिए कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के, कुछ चीज़ें हो जाती है, निकल जाती है, बाद में उसको रियलाइज़ भी होता है, वो आके सॉरी भी बोलती है। लेकिन अगर ये चीज़ें रिपीटेटिवली हो रही है तो फिर वहाँ पे ही कुछ इशू है। बट क्या ये अब्यूज की स्टार्ट है मैम? बिकॉज उसने ग्रांटेड पकड़ लिया है। मेरा ऐसा कहना था, मैंने उसको ये बोला कि भाई तुझे ग्रांटेड पकड़ लिया है उसने एक लेवल डाउन होके तेरा रिस्पेक्ट खो दिया है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं पे ट्रिगर आ गया कि यार चल ना, अभी इसको बोल दूंगी मैं तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो उसने वो स्टेप डाउन करके उसको बोल दिया यू आर अ लूजर। तो मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप तेरे लिए हेल्दी नहीं है, आगे जाके ये तकलीफ होगी। क्योंकि जो बंदा या बंदी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद में वापस आपके पास में आता है यही चीजें बोलने के लिए, वो आगे भी 100% ये चीजें दोहराएगा। यस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी रिलेशन में क्या होता है ना, कि कोई इंसान अगर आपको पहली बार डिसरिस्पेक्ट करता है ना, आप उसे उसी वक्त रोक लीजिए। हाँ, कोई भी हो, वो चाहे आपके पार्टनर है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है। क्योंकि अगर एक बार आपने उस चीज़ को हैंडल कर लिया या आपने उसको लेट गो किया कि ठीक है ना यार, फ्रेंड्स है, ठीक है ना यार, पार्टनर है, चलता है, ऐसा नहीं है। पहली बार अगर आपने नहीं रोका, फिर वो चीज़ें रिपीट, क्योंकि सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है अरे इसको तो आदत पड़ गई है, इसको तो चलता है सब, क्योंकि आपने चला लिया है। जो मैं बताती हूँ ना, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, तो बाउंड्रीज ऐसे सेट करते हैं कि जब पहली बार कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, उसे वहां पर ही रोक दीजिए। पहली बार अगर आपने रोक दिया ना, तो सामने वाले को पता चलेगा और वो सोच समझ के वो बात करेगा फिर आपके साथ। लेकिन अगर आपने नहीं रोका और उसके बाद आप 4-5 बार ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने के बाद अगर आप बोलोगे ना, फिर उसे तो आदत पड़ गई है, तो वो बोले अरे तेरे को अचानक क्या होगा, फिर आप विलन बन जाओगे। बर्दाश्त करने के बाद भी आप ही विलन बनोगे। मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ, ये दूसरा वाला किस्सा है, मेरे बेटे के साथ में हुआ। मैं घर पे आया, बेटे ने मुझे कहा कि डैड मेरा आज स्कूल में बस में झगड़ा हो गया। मैं बोला क्या हुआ बेटा, क्यों झगड़ा हुआ? नहीं मेरी मारामारी हो गई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ था? बोले मैंने उसको कान के नीचे खींच के मार दी, उसने मुझे मार दिया और हम दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मैंने बोला क्यों हुआ ऐसा, क्या ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ कि तुझे उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा और उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया? तो उसने कहा कि डैडी अभी से नहीं हुआ है, ये 6 मंथ्स पहले से स्टार्ट हुआ है। तो 6 मंथ्स पहले हम चारों दोस्ती है, बट वो आके मुझे कान के नीचे ऐसे टपली मारता था, मेरी बैग खींचता था। तो मैंने कहा फिर तूने सहन क्यों किया, तूने डे 1 से उसको क्यों नहीं कहा और तूने बाउंड्री क्यों नहीं सेट की कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, डोंट डू दैट विद मी, डिड यू डू दैट? तो उसने कहा कि नहीं डैड मैंने तो ये नहीं किया। मैंने बोला तुझे करना चाहिए था, अगर तूने डे 1 पे ही उसको रोका होता था तो आज यहाँ पर आके न उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया होता था, न तूने उसके ऊपर हाथ उठाया होता था। तो ही रियलाइज दैट एंड आई टोल्ड हिम वन थिंग कि अभी एक काम करना, कल जाके उससे झगड़ा तो कर लिया तूने अभी, लेकिन कल जाके उसको सॉरी बोलना और उसको कहना कि जो हो गया वो हो गया, इसके बाद में ना तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊंगा। उस झगड़े को कंटिन्यू भी नहीं करना। तो ये जो अनु बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनेजर्स ने बेसिकली ये सीखना चाहिए। टीनेजर्स को कोई सिखाता नहीं आज की सिचुएशन में। हमारे पेरेंट्स पेरेंटिंग के स्किल्स दिया करते थे, लेकिन अगर आज का पेरेंट टीनेजर को बताने के लिए जाएगा तो टीनेजर बोलता है ज्ञान मत दो पप्पा, ज्ञान मत दो, ये इंस्टाग्राम पे बताया गया है कि ज्ञान मत दो। आज के टीनेजर्स ने ये समझना चाहिए कि कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, लड़कियों ने समझना चाहिए कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी चाहिए। ये एक्चुअली बाउंड्री सेट करना ना पेरेंट्स को ही सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कैसे, अभी पहले के ज़माने में रिश्ते निभाना ये बहुत प्रायोरिटी होती थी। हमारे पेरेंट्स ने सबके साथ सिर्फ रिश्ते निभाए, उन्होंने कभी बाउंड्री सेट नहीं की। लेकिन उस वक्त रिश्ते वैसे होते थे, उस वक्त रिश्तों का मतलब होता था, लोग करते थे इतना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हर कोई सेल्फिश हो गया है। हर किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं ही बड़ा हूँ, मुझे ही सब कुछ समझ में आता है, आपको कोई नहीं समझेगा। और जब तक आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे, आप रिलेशन में सफ़र करते रहोगे। इसलिए रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई सीखने लायक है तो वो है बाउंड्री सेट करना, और वो हर रिश्ते में होता है।
मैरिड रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से मेल या फिर फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है? देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मेजॉरिटी मेंस आर गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिकॉज उनकी फिजिकल नीड, और विमेंस दे आर गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल नीड. ये लोग मानते नहीं हैं एक्चुअली, बट मैं जेंडर डिफरेंस की अगर बात करूँ तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे मेंस होंगे जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं. मेजॉरिटी मेंस आर गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स. वो कहेंगे प्यार तो मैं अपनी बीवी से ही करता हूँ. हाँ. तो उनके लिए प्यार का मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं है, जबकि औरतें उन्हीं के साथ फिजिकल हो पाती है जिनसे वो प्यार करती है, जिनके साथ वो इमोशनली अटैच होती है. अब अगर हस्बैंड से उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि कुछ सालों के बाद ना हस्बैंड्स ऐसे हो जाते हैं कि वाइफ के साथ बात करना भी उन्हें ज़रूरी नहीं समझता. मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक बार ऐसे ही मुझे, नहीं मेरी वाइफ के साथ तो ज़्यादा बात नहीं होती, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते. तो मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के. तो फिर तुम्हारी वाइफ किसके साथ बात करती है, या फिर बात क्यों नहीं होती है? बात नहीं करोगे तो तुम लोग क्या करोगे? क्योंकि शादी के बाद कुछ सालों के बाद तो बातें ही इंपॉर्टेंट होती है ना. हाँ. एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. हस्बैंड को पूरा दिन वाइफ क्या कर रही है उन्हें पता भी नहीं होता है, और ये पूछना बहुत ज़रूरी है. आपकी अर्धांगिनी है, वो आपकी वाइफ है, पूरे दिन में वो घर में क्या कर रही है, कहाँ गई, क्या किया. वाइफ्स यूजुअली पूछती है हस्बैंड को, लेकिन उन्हें बताने में इंटरेस्ट नहीं होता. वो बहुत 5 मिनट में बता देंगे कि हाँ यहाँ गया था, ये क्या हो. लेकिन औरतें बहुत डिटेल में बताती, तो उनको बताने के लिए चाहिए होता है. अभी मैं आपको जेंडर डिफरेंस की बात करूँ, इमोशनल नीड क्यों चाहिए उसकी भी मैं बात करूँ, तो मेंस पूरे दिन में 7,000 वर्ड्स यूज़ करते हैं, और विमेंस यूजिंग 20,000 वर्ड्स अ डे. ये साइकोलॉजी ने प्रूव किया है. ओके. यस. अब आप सोचिए, मेंस जो है वो काम पे जाते हैं, तो उनके 7,000 वर्ड्स तो कहाँ पूरे हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता. बट औरतें अगर न्यूक्लियर फैमिली में है, घर में अकेली है, उनका कोई सोशल सर्कल भी इतना बड़ा नहीं है, बात करने वाला कोई है नहीं, तो सोचिए हस्बैंड अगर घर में आ रहा है, वो भी उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसकी नीड वो कहाँ सेटिस्फाई करेगी. हाँ. फिर वो क्या करेगी? कोई भी इंसान अगर उसके साथ प्यार से बात करेगा तो वो उससे अटैच हो जाएगी, और ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शुरुआत होती है. मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इतने केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के. अच्छे घर की औरतें होती हैं और दे आर इनटू गिल्ट कि उन्होंने ये क्यों किया, बट उनकी साइकोलॉजिकल नीड है, इमोशनल नीड है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करे. मैंने अभी रिसेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे एक वीडियो डाला है. बहुत सारी गंदी गंदी कमेंट्स आई है, लोगों ने गालियाँ तक लिखी है मेंस ने कि आप प्रमोट कर रहे हो. मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे रिश्तों को खा रहा है. अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो आगे जाके सारे रिश्तों को ख़त्म कर देगा. और कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाके खुश हुई है. हस्बैंड से ही खुश हो नहीं पा रही है तो किसी और से कैसे खुश हो कैसे खुश पाएगी. होगी. राइट. वहाँ पर भी आगे जाके प्रॉब्लम, तो उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है. तो अगर आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं तो आप उस चीज़ में उसे धकेलिए ही मत ना. उसका ध्यान कौन रखेगा? वो तो हस्बैंड को ही रखना है. और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड के भी बहुत सारे केसेस देखिए. कुछ लोग इसलिए जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में, अरे वाइफ बच्चा हुआ है तो वो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, वो बच्चे के पीछे ही है. तो उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे पे ध्यान नहीं देगी तो क्या आपके ऊपर ध्यान देगी? आज अगर बच्चे को ज़रूरत है तो आप दोनों की ज़रूरत है. अगर वो भी ध्यान दे रही है तो आप भी उसे हेल्प कीजिए ना उसमें. आप इस चीज़ की कंडीशनिंग में रख रहे हैं कि यार बच्चे पे ध्यान दे रही है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है. लेकिन बच्चा तो है ही आपका. हाँ, बच्चा तो आपका ही है ना. तो ऐसे बहुत स्टूपिड केसेस होते हैं. काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम होती है अपने रिश्तों में. वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती है, तो भी ये सब चीज़ें होती है, बट वो बहुत रेयर केस में. मैरिज में बहुत बार या तो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज में बॉडी काउंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन अभी नहीं होता है. अभी काफ़ी लोग समझने लगे हैं. पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज में ये सब चीज़ें बहुत होती थी, बट अभी तो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं. अब लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, उसके बाद डिसीजन ले क्या है. बट इससे क्या मैटर करता है मुझे बताइए ना.
अगर लड़की अच्छे घर से है, आपका साथ निभा सकती है, आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए अगर वो कैपेबल है, तो फिर बाकी सब चीज़ें मुझे नहीं लगता मैटर करती है। Absolutely. और लड़कों का भी वैसा ही है, अगर लड़के अच्छे हैं, उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार है, हर हाल में उन्हें अपनाने के लिए तैयार है, तो फिर ये सब चीज़ें शायद मायने नहीं मायने रखती। नहीं रखेंगे आगे जाके, तो ये मायने नहीं रखेगा। पहले ये बहुत होता था, मतलब हमारे टाइम पे होता था 20 इयर्स बैक, हाँ, बट अभी की सिचुएशन में अभी नहीं होता है आई एम ऐसा। श्योर जब हमारे बच्चे शादी करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और नहीं एज अ पेरेंट हम भी ये नहीं सोचेंगे कि क्या है। हाँ, exactly. मैम, फ्यू साइंस जिससे पता चले कि सामने वाला बंदा या बंदी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ जो नॉर्मल है उससे थोड़ा आपको पता चल जाएगा रूटीन से। फ़ोन बहुत ज़्यादा हाथ में रखने लगेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी है, हर बार आप उन्हें देखेंगे ना तो वो फ़ोन में ही रहेंगे। थोड़ा अलग प्रकार की उनके अंदर एक खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है, तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा आपको कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और झूठ बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे वो। आपको भी पता चलेगा कि अरे पहले तो ये बात कर रहे थे, अभी ये कर रहे हैं। अचानक से प्लान बनने लगेंगे उनके। दोस्तों के साथ में बाहर जाना। हाँ, बाहर रहना उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये सारी साइंस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। शुरुआत है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुशी देता है या पेन देता है? शुरुआत में तो आपके बहुत डोपामिन रिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे इतना ज़्यादा हाइप मिल रहा है। आप सोचिए ना, मैं बता रही हूँ कि 10 में से 7 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी टूट जाते हैं, शायद एक आधी बचता होगा, फिर भी लोग जाते हैं इसमें। इतना पेन देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट जो शुरुआती पीरियड है ना वो बहुत अमेजिंग है, इसलिए लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर देता है ना? यस। इससे अच्छा है कि आप हेल्दी रिलेशन, हेल्दी फ्रेंडशिप रखिए। लोग ऐसे कहते हैं कि ऑपोजिट पार्टनर के साथ अगर आप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रख रहे हैं ना, तो ये बहुत आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। ये बेटर है ना? यस, आप एक अच्छे दोस्त बन के रहो। यस। तो इससे आप बहुत सारे एरिया में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है जो हम अपने पार्टनर को नहीं बता पाते। लेकिन अगर आपके पास कोई एक मेल फ्रेंड है या एक फीमेल फ्रेंड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत बिंदास डिस्कस कर सकते हैं। अगर वाइफ की भी कोई बात आ गई तो वो फ्रेंड है जो समझ रही है, वो खुद फीमेल है इसलिए वो समझ के आपको भी समझा सकती है कि देख, हो सकता है उसका ये है, ये इंटेंशन नहीं है, तो आपके रिश्ते में भी बहुत चाम आ जाएगा उससे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलना है, क्या करना चाहिए? बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को इतना ख़राब कर देता है। आपको सबसे पहले तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। 3-3, 6-6 महीने आपको सिर्फ हीलिंग में लग जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का पैटर्न हो जाता है। जैसे अभी किसी इंसान को बहुत इमोशनली खाली लग रहा है, उसके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, इनसिक्योरिटी है, कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आपके सेल्फ डाउट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, सेल्फ वर्थ आपकी ख़राब कर देता है वो कम्प्लीटली। तो पहले तो इंसान को सेल्फ लव क्या है वो सिखाना पड़ता है, और उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी भी रिश्ते में अगर उसका रिश्ता टूट जाता है ना, तो सबसे पहला अगर उसके अंदर कोई एक फियर आ जाता है वो ये है कि यार मैं सही तो नहीं हूँ, मैं बराबर तो नहीं हूँ रिश्ते के लिए, ये आ जाता है। तो उसको पहले उसके अंदर सेल्फ लव जनरेट करना ये बहुत ज़रूरी है, और उसको काफ़ी टाइम लगता है। और चीटिंग वाला पार्ट भी आता ही है ना उसमें। यस, हाँ, गिल्ट आ जाती है वो। गिल्ट ट्रैप बहुत हो जाता गिल्ट ट्रैप है। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस जो इमोशन है उसमें सबसे पहले आता है फियर, उसके बाद आता है गिल्ट, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं ना जो दिखती नहीं है लोगों को, ये सिर्फ हम अंदर फील कर रहे हैं। तो ये बहुत डीपली रूटेड होती है आपके अंदर। इसको निकलने में मैं आपको बताऊं, फियर और गिल्ट आपको जनरेशन में भी मिल सकती है। और जितने हेल्थ इश्यूज़ हमारे आते हैं, जैसे अभी हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें फियर की वजह से होती है। स्ट्रेस आ जाता है। यस। गिल्ट भी बहुत डेंजरस है, ईगो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ग्रीफ, कुछ चीज़ों को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो लाइफ में, ग्रीफ भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इन सब से आपके अंदर मतलब आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं ना। एंगर को अगर आपने सही तरह से अगर हैंडल नहीं किया, अगर एंगर आपने कंटिन्यू रखा बहुत सालों तक, तो आगे जाके वो कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। यस, हाँ हाँ। यस।
मेडिकल कंडीशन से अभी खराब हो जाती है ना, एक एज के बाद में ऑटोमेटिकली आपको सारा प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है फिजिकली। यस, स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने कहा ना कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी जैसे कि एक इंसान है, उसका ब्रेकअप हुआ, बहुत गंदी तरीके से ब्रेकअप हुआ, उसको क्लोजर नहीं मिला है, और ये सबसे डेंजरस चीज़ है ब्रेकअप में, क्लोजर नहीं मिलता है। ये भी बहुत डेंजरस है, उसे क्लोजर नहीं मिला। अभी वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, वो कैसे तैसे करके अपने आप को ठीक करता है। थोड़े टाइम के बाद उसे ऐसा लगता है कि चलो ना ठीक, चीज़ें सही हो गई, मैंने उसे माफ़ कर दिया, सब कुछ सही हो गया। अब कुछ साल हो गए, जैसे 5 साल हो गए, 10 साल, उसकी फैमिली लाइफ भी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया है, बट 5 साल 10 साल के बाद अगर वापस उसे अपना ब्रेकअप याद आया ना, तो वो चीज़ अगर उसे ट्रिगर कर रही है आज की तारीख में भी, तो आप समझ लीजिए उसने उस चीज़ को रिजॉल्व ही नहीं किया, वो कहीं स्टोर है उसके अंदर, क्योंकि उसने उसको सही से हील नहीं किया, इसलिए आज भी वो चीज़ उससे ट्रिगर कर रही है। हाँ, क्लोजर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप में। यस, बट नहीं मिलता मिलता क्लोजर। काफ़ी लोग अपनी लाइफ निकाल देते हैं इसी सोच में, कितने साल निकाल देते हैं कि सामने वाले इंसान को रियलाइज़ होगा, उसकी गलती रियलाइज़ होगी, वो कभी आके सॉरी बोलेगा या बोलेगी, लेकिन कोई नहीं बोलता, कभी नहीं और होता। इसमें पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं लोगों की। यस, तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर? खुद को ही क्लोजर दे दे। ओके। और वही है सेल्फ लव, पहले तो हील करिए अपने आप को, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को एफर्मेशंस दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि अभी आपको उस इंसान के पास जाना ही नहीं है, आप अपनी नई लाइफ शुरू कीजिए। क्योंकि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में रहने वाला होता तो रहता ना, अगर वो चला गया है दैट मीन्स ही इज़ नॉट मेड फॉर यू, आपके लिए कुछ और बना है, कोई और बना है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। और ब्रेकअप से मैं आपको बताती हूँ, ब्रेकअप में लड़के बहुत जल्दबाजी करते हैं हमेशा, बहुत जल्दी ब्रेकअप कर देते हैं, लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं। लेकिन आप देखिएगा कि लड़कियां एक बार जाती है वो वापस कभी नहीं आती, और लड़के हमेशा वापस आते हैं। मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे थे, आपने थॉट प्रोसेस दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एग्जिट लेना बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप एग्जिट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? सबसे बड़ा गिल्ट आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर का होता है, Yes. आपकी वाइफ का होता है, आपके हस्बैंड का होता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको एग्जिट करना है, द बेस्ट वे टू डू इट एज अ मेल, मैं ये सोचता हूँ कि आप आपके पार्टनर के पास में जाइए, उसको बोलिए कि मैंने ये गलती की है, अब तेरा मेरा रिलेशनशिप सबसे बड़ा है, अब उस गिल्ट के साथ में मैं नहीं रह सकता, बिकॉज उस गिल्ट के साथ में मैं रह रहा हूँ कि मैं मेरे पार्टनर को कैसे बताऊं, इसकी वजह से मैं दूसरे से भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहां से अगर मुझे एग्जिट लेना है तो मैं मेरे पार्टनर को आके बताऊं कि भाई मैंने ये गलती कर ली है, अब मुझे इसमें से तू बाहर निकाल। बिकॉज मैम, अगर पार्टनर को पता भी चलता है और दोनों में बॉन्डिंग अच्छी है तो बाद में एक्सेप्टेंस होगा। ऐसा नहीं है कि 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले डिवोर्सेस पे ही जाते हैं, ऐसा होता है नहीं, डिवोर्सेस पे नहीं जाते हैं। देखिए वापस रिश्ते अच्छे से शुरू हो सकते हैं, लेकिन जो एक पार्टनर के अंदर वो चीज़ आती है ना, एक बिट्रेयल की फीलिंग जो आ जाती है, वो भरोसा नहीं कर सकते। मेरे पास एक केस आया था जिसमें जो लड़का था वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। अभी और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो कॉमनली होती है कि एवरी 5 to 7 years हमारी इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल नीड चेंज होती है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप दूसरे पार्टनर से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी वो बंदा अट्रैक्ट हो गया और बाद में उसने उस चीज़ को ख़त्म किया, वाइफ को पता चल गया, वो वाइफ से इतनी बार सॉरी बोल रहा है, वो इतना उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसे बोल भी रहा है कि आज के बाद नहीं हुआ, लेकिन वाइफ उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। वाइफ बोल रही है नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद कि ठीक है यार, इतना मनाया, क्या ये समझ ही नहीं रही है मुझे क्या करना है, वो किसी और के पास जाएगा। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं कर रहा है, बोल रहा है नहीं मुझे, बिकॉज ही सीरियसली लव हिज वाइफ, तो उसे बहुत बार मना रहा था बट वाइफ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर थोड़े टाइम के बाद हमने उसे बोल दिया कि भाई आप उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, उसे अपने हाल पे रहने दीजिए। जब उसे आपकी कमी महसूस होगी उसके बाद वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली उनको आ जाएगा। क्योंकि देखिए रिश्ते में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका अगर कंसिस्टेंट बिहेवियर उनकी तरफ अच्छा है और वो देखेंगे तो एक ना एक दिन उन्हें रियलाइज जरूर होगा। बट बार बार आप उसके पास जाकर सॉरी बोलो या अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कराओ, ये मतलब जो मिस्टेक की है फिर उसी को बार बार ट्रिगर हो
किया Yes. जा सकता है उसमें। बट मैं ऑनेस्टली मैं रेकमेंड करूँगी कि कभी भी आप अपने पार्टनर को अपने जो गलती की है वो उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। नहीं बताओ। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आपको किसी चीज़ में खुशी मिली तो आप वहाँ पर गए, ठीक है। आपके पार्टनर की गलती जो भी है आपको पहले उनके साथ बात करनी चाहिए थी। अब वहाँ पर आपको बिट्रेयल मिला है, वहाँ पर आपको किसी ने चीट किया है, आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए, तो फिर वापस आप अपने पार्टनर के पास आकर उस चीज़ की माफ़ी मांगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं बनता है तो मतलब मैं गलत था। या क्योंकि ये तो ऐसा हो गया ना कि अरे अगर आपका वहाँ पे अच्छा चल रहा होता फिर तो आप कभी अपने पार्टनर को बताते ही नहीं, आप खुशी खुशी रहते। वो सही है। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन क्योंकि आपको वहाँ पे धोखा मिला है तो आप अभी कुछ ना आपके कुछ कमी partner- वहां पर हाँ। हुई होगी, इसकी वजह से फिर से आप आपके पार्टनर के पास में आ Yes. गए। हाँ। नहीं वो पेन जोन वाला जो मैम ने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पहले तो बहुत सुख होता है हाँ। लेकिन बाद में वो पेन वाला जोन स्टार्ट होता है। तो Start होता पेन वाले जोन में अगर एग्जिट करना है तो ऐसा मैं सोच रहा था। वैसे मेरा कोई उससे लेना देना है नहीं। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि सपोज कोई कपल है, लड़का और लड़की प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो उस मेल को या फिर उस फीमेल को कोई बैड हैबिट्स है, जैसे ज़्यादा ड्रिंक करना है, स्मोक करना है या फिर अदर हैबिट्स है, तो क्या वो लड़की को उसके साथ में या फिर लड़के को उसके साथ में शादी करनी चाहिए? उसमें वो हैप्पी रह सकता है? नहीं, शादी तो करनी चाहिए ना। हैबिट तो देखिए सबकी अलग अलग होती है। अगर आप एक दूसरे को अभी किसी भी हैबिट में, मैंने बताया ना कि रिश्ते में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कि अगर बैड हैबिट है, सपोज किसी को स्मोक करने की आदत है, तो अगर वाइफ को नहीं पसंद है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो उसके सामने नहीं करे। पूरे दिन में वो कभी भी कर सकता है, वो नीचे जाके कर सकता है, वो अपनी वाइफ की परमिशन लेके कर सकता है कि भाई मैं स्मोक करके आ रहा हूँ, और अगर उसे स्मेल नहीं पसंद है तो वो हो सकता है मिंट विंट खा के आए या कुछ भी करे, बट अपनी वाइफ को वो तकलीफ नहीं पहुँचाए। अभी यहाँ पर कितने ऐसे हस्बैंड्स या वाइफ मैंने देखे हैं जो उनकी बैड हैबिट होती है उनके पार्टनर के सामने करते हैं। पार्टनर को पसंद नहीं, उन्होंने 50 बार बोल दिया है फिर भी ये लोग करते हैं, तो ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जब मैम पार्टनर को हमेशा ऐसा लगे कि वही सही है और सामने वाला गलत है, ये रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। क्या करना चाहिए? इसमें देखिए शुरुआत में तो जब 1-2 बार आपको पता चल जाएगा, 2-3 बार में कि यार ये तो हमेशा अपने आप को ही सही ठहरा रहे, तो आप पहले तो बात करने की कोशिश कीजिए और सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये बात थी और ये है। तो और एक दूसरे का सही होना ज़रूरी नहीं है रिश्ते में। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सही साबित करके आपको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। एग्जैक्टली। बट कुछ लोगों को होता है ना, ईगो सेटिस्फाई करना होता है, तो पहले तो आप बात कीजिए एक दूसरे के साथ। अगर बात से नहीं संभल रही है चीज़ें, फिर आप सोच लीजिए कि नहीं, यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि देखिए शुरुआत में आप प्यार करते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ें, एक टाइम के बाद आपके लिए वो बर्डन हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा कि यार हर टाइम इसका मैं क्यों सुनूं ये वो, क्योंकि हर टाइम हम अच्छे जोन में नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये रेड फ्लैग है, इसके लिए सोचना चाहिए आपको। हस्बैंड वाइफ में हर फाइट के बाद में एक ब्रेकअप करने का थ्रेट देना, ये नॉर्मल है या फिर रेड फ्लैग है? ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको गुस्से में एक आध बार बोल लेना कि मुझे रिश्ता नहीं निभाना है, चल सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान रिपीटेटिवली ये चीज़ कर रहा है तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, वो आपको ग्रांटेड लेने लगा है, और दूसरा उसको आपके साथ रहना ही नहीं है इसलिए वो बोलता है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, और ये किसी को रिपीटेटिवली करने नहीं देना है आपको। आपने वो करने दिया ना कंटिन्यूअसली, तो समझ लेना कि वो रिलेशनशिप ज्यादा टाइम टिकने नहीं नहीं वाला है, टिकेगा। और सामने वाला ग्रांटेड पकड़ेगा। वो कहता है ना कि वो हर चीज़ में आपको धमकी देगा फिर। हाँ, हर चीज में आपको हर चीज़, बोलेगा। yes. और वो सामने वाले को ना ऐसे बेगर करके ही कंसीडर करेगा कि नहीं यार चलना है, बोल दिया इसको, जा क्या करना है कर ले। ये वाला एटीट्यूड आ जाता है, तो रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट करता है उसकी वजह से। मैम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं सीखी हूँ इसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को ये सिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो आप सारे एरिया में चीज़ों को कितना अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिना कुछ सीखे आप कर सकते हो, वो है अपने अंदर अवेयरनेस लाना। हाँ, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं पूरे दिन मतलब अपने थॉट्स में रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी सबकॉन्शियसली होती है, उनका कॉन्शियस माइंड उन पर हावी नहीं हो पाता। सबकॉन्शियस इतना ज़्यादा हावी होता है
कि कुछ चीज़ें उन्हें लाइफ में नहीं करनी है फिर भी उन्हें करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, अभी मैंने कुछ लोगों को देखा है जैसे रास्ते में ट्रैफिक पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सोचिए अगर आपको ये इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकले हैं और आपकी रास्ते में फ़ाइट हो गई, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, आपके अंदर अवेयरनेस होगी, तो आपको ये पता होगा कि यार अभी मेरे पास इसके साथ झगड़ा करने का टाइम नहीं है, हाँ। मुझे जाके अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ख़त्म करनी है। लेकिन जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी ना, वो वहाँ लड़ाई करने लगेगा हाँ। और उसका पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस पहुँचेगा तब उसे पता चलेगा अरे यार मेरी मीटिंग थी, मैंने तो एनर्जी पूरी ख़त्म कर दी, अब वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो कर ही नहीं पा रहा है। तो ये होता है। तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल तो अवेयरनेस पे काम करेंगे तो ही इट्स अ गेम चेंजर। मतलब कई बार कई चीज़ों को लेट गो भी करना चाहिए, प्रेफरेंसेस समझनी चाहिए कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अवेयरनेस, दूसरा है एक्सेप्टेंस और तीसरा है सरेंडर। हाँ। रिश्ते में ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर करियर और रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बैलेंस। देखिए अगर आपके फैमिली आपको सपोर्ट करने वाले हैं, अभी आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि दोनों ही वर्किंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप लड़की के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि भाई तुम घर का भी करो बाहर का भी करो। ये नहीं होना चाहिए। हस्बैंड को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई वाइफ भी काम करके आ रही है तो वो भी इक्वली थकी हुई है, दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत आसान हो आसानी से। जाएगी। हो जाएगा। और हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दे के ही कंप्लीट करनी चाहिए। बिकॉज आज के ज़माने में लड़कियां तो काम करती है। हाँ, 55% जो सिटी में रहने वाली लड़कियां है वो काम करती है। और अगर उसकी सिचुएशन में हस्बैंड ने उसको हेल्प ही नहीं की तो क्या मतलब बनता है। मतलब मेरे बहुत सारे रील्स, अभी परसों ही मैंने एक रील डाली थी जहाँ पे मैं इसके कपड़े आयरन करके दे रहा हूँ, तो मुझे कमी नहीं महसूस होती है मैम इस बात की। वो उसका काम कर रही है, मैं उसका काम कर रही हूँ, और अगर उसके काम में मैं थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दूँ तो उससे कुछ बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। मैं इससे 5 मिनट इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर के माइंड में ये तो रियलाइजेशन रहे कि माय हस्बैंड इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर मी। और ये दिखावा नहीं है, ये रियलिटी है, ये मन से करना होता है। तो अगर वो कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए औरतों को हमेशा ऐसा होता है कि हस्बैंड बिना बोले ही बहुत सारी उनकी बातें समझ जाए, तो अगर और उनको अटेंशन चाहिए होता है, तो वाइफ के बिना बोले अगर उनकी कुछ चीज़ें उन्हें खुश रखने के लिए आप कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। कितने हस्बैंड्स हैं वो करना ही नहीं चाहते, अरे इसे सिर पे क्यों चढ़ाना, ऐसा है। शी इज़ योर वाइफ, शी इज़ योर बेटर हाफ, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आपके परिवार को संभाल रही है, आपको संभाल रही है। कितनी ऐसी चीज़ें घर में हस्बैंड को पता है। मैंने ऐसे भी हस्बैंड्स देखे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, क्योंकि कभी पेरेंट्स मीटिंग में गए ही नहीं होते। तो वाइफ जब इतना कुछ कर रही है तो अगर आपने उनकी थोड़ी सी तारीफ कर ली या आपने उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया, या वो जब बीमार है तो थोड़ा सा उनके पास बैठ लिए, उनका ध्यान रख लिया, तो क्या हो गया? क्या बिगड़ेगा? ये करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि शादी के बहुत सालों के बाद, जैसे 10-15 साल हो गए, यही चीज़ें मायने रखती हैं। स्टार्ट में तो सारा आई कुछ लव गोड़ी यू, गोड़ी होता हाँ है, आई लव यू, गिफ्ट्स, ये सब मायने नहीं रखता फिर। मुझे ऐसा लगता है कि बीवी तो तारीफ की भूखी होती है। यस यस। आप जब घर पे जाते हो काम करने के बाद में, पूरे दिन भर में अगर 5 मिनट्स आप आपके बीवी के साथ में बैठे और उसको बोल दिया अच्छी लग रही है, लिपस्टिक अच्छी लगाई है, आज थकी हुई नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया क्या, छोटी छोटी चीज़ें अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पूछ ली ना, उसके बाद का रात का डिनर इतने अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन वही उसी जगह पे अगर आप घर पे गए, बैग रख दी, पानी दे, ये मेरे सॉक्स निकाल के रखे, रख दे, कपड़े निकाल के बीवी के हाथ में रख दिया, बॉसिंग करना। हस्बैंड को क्या लगता है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने बहुत झंडे गाड़ लिए, दिन भर टॉर्चर मेरे साथ में ही हुआ है, और वही वाला टॉर्चर वो कैरी फॉरवर्ड करके घर पर लेके आते हैं। यस। और वो घर पर लेके आने के बाद में जब वो घर पर निकालते हैं तो और ज्यादा रिलेशनशिप में टकराव आते हैं। इसलिए मुझे लगता है बीवी है भूखी सिर्फ और सिर्फ तारीफ की। मैं आपको बताती हूँ ना, मेजॉरिटी विमेंस डिप्रेशन में आने का कारण यही होता है कि वो अपने परिवार के लिए अपने आप को इतना झोंक देती है, बट उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। और उनको अप्रिसिएशन ही चाहिए होता है उनके परिवार से, उनके हस्बैंड से, उनके बच्चों से, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रांटेड लेने लगते हो, जैसे एक पौधा आपने लगाया है घर में, उस पौधे को आप पानी नहीं दोगे, उसको सींचोगे नहीं, तो वो बड़ा नहीं, वो पौधा भी मुरझा जाएगा। तो ये तो फिर भी एक इंसान है ना, आप उससे बार बार एक्सपेक्ट करते रहोगे कि वो सिर्फ करते रहे आपके लिए, तो ऐसे भी बात नहीं बनती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मैरिड लाइफ पर क्या इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। लोग ये कहते हैं अरे क्या पैसे की बात, लेकिन पैसे, मैं ये नहीं कहती कि पैसे सब कुछ है, लेकिन पैसे आप देखिए कितने इम्पोर्टेंट है।
अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज जो है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। हाँ और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपका रिश्तों में आ जाएगा। यस रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वाइफ को कुछ चाहिए या बच्चों को कुछ चाहिए, आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो उसका फ्रस्ट्रेशन तो बिल्ड होना ही है। नीड फुलफिल करने के लिए। यस। आज के टीनेजर्स ने अगर रिलेशनशिप में घुसना है, क्या एज बेस्ट है? एज वैसे तो जैसे हमने 20-21 डिसाइड की है वही बेस्ट है, क्योंकि तब से थोड़ा अगर फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है, एक दूसरे को थोड़ा समझना शुरू करते हैं। आजकल के बच्चे क्या है ना, 12-13 साल की एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जब उनके कुछ भी नहीं पता होता। और जब तक वो 20-21 साल के होते तब तक वो इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि उनके अंदर फिर रिलेशनशिप को लेके ट्रॉमा बैठ जाता है। विश्वास ही उठ जाता है पैर हाँ, से। पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बॉन्डिंग अगर उन्हें किसी के साथ रखनी है तो वो है अपने पेरेंट्स के साथ। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से बार बार पूछते रहना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके बच्चे सुबह से रात तक वो बाहर जाके क्या कर रही है आपको बता रहा है ना, तो आप इस दुनिया के सबसे नसीब वाले माँ बाप हैं। हाँ, तो आपके बच्चों को वो कंफर्ट दीजिए कि वो आके आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर पाए, लेकिन उसके लिए पहले आपको आपकी बातें उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि देखा आज मैंने पूरे दिन में, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें वो लोग बोर हो जाएंगे, अरे ये क्या सुना रहे हैं मुझे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ेगी, वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा मम्मा आज क्या किया तुमने, अच्छा पापा आज क्या हुआ, आज वो अंकल ने ये बोला था ना उस दिन, वो हुआ क्या सॉल्व, ऐसा वो लोग सामने से पूछेंगे आपको। हमारे टाइम पर होता था कॉलेज अफेयर्स, बाद में शादी, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अभी के सिचुएशन में होता है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप फ्लॉप है इंडिया में, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी जैसे दो इंसान हैं सिचुएशनशिप में आ जाते हैं, डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रहना, डिसाइड करते हैं कि ये टाइम पे हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं अपने काम में रहूँगा, तुम अपने काम में रहोगी। अब जैसे ही वो लोग साथ में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, डोपामिन रिलीज हो रहे हैं उनके। अभी दोनों में से कोई एक पार्टनर है उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दूसरे को वो शायद बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे उनके रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। अब घर जा रहे हैं, वो दूसरा पार्टनर है, उसे याद आ रही है। पहले वाले को पता है कि यार हमने तो बात करके रखी है कि ये टाइम में बात नहीं करेंगे, अभी उसको याद आ रही है तो वो कॉल लगा देता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे उसका कंट्रोल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो कॉल लगा देता है। अभी सामने वाला भड़क जाता है, अरे तुम्हें तो मैंने मना किया था तुम, और ऐसे ना रिश्ते और ख़राब होती है। बोलते अरे तुम्हें मेरा प्यार दिख नहीं रहा है, सामने वाला बोलता है अरे प्यार की कहाँ बात ही आ गई है, बात तो यहाँ सिचुएशनशिप की है। और ऐसे क्या होता है, रिश्ते दोनों खराब हो जाते हैं। अब खराब होने के बाद ये यहाँ पर उसे याद कर रही है, वो वहाँ पे उसे याद कर रहा है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे। तो ये बात होती है। एक होता था पहले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, अभी आ गया माइक्रो रिलेशनशिप। तो उसका क्या एग्जैक्टली टर्म है माइक्रो रिलेशनशिप? माइक्रो रिलेशनशिप में बहुत कम टाइम के लिए होते हैं एक दूसरे के साथ, डिसाइडेड टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग वाटर जैसे। अच्छा। हाँ, कि देख लेते हैं कि भाई साथ में रहे, जैसे सुबह से शाम तक रहे साथ में, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। और आजकल के बच्चे ऐसा हुआ है कि 2-2 3-3 पार्टनर्स के साथ एक साथ डेटिंग कर रहे हैं। हाँ मैम। और एक दूसरे को बर्डन भी नहीं आने दे रहे हैं कि पूछना नहीं है, क्वेश्चंस नहीं पूछने, अदरवाइज निकल जाएंगे, वैसे सब टर्म्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस है एक्चुअली, बट हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे भी फ़ोन अपडेट हो रहे हैं वैसे रिश्ते भी अपडेट हो रहे हैं, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ों की वजह से ना इमोशनल ठहराव नहीं आता है। फिर आगे जाके शादी तो करनी है, भले कोई भी एज हो, कुछ भी हो, शादी कोई ना कोई करता है, कोई नहीं करता है, बट फ्यूचर में किसी की कोई भी रिलेशनशिप के लिए इसमें ठहराव नहीं आता है। आप किसी के ऊपर लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट नहीं रखते हो, वो रिश्ता जो बनता है वो निभा नहीं सकते फिर। इसीलिए तो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता है कि मैरिज इंडिया में बने, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया से निकला है। हमारे जितने संस्कार है उसमें से 16 संस्कार है हमारे, उसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। तो शादी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जैसे अभी मेट कनेक्शन है, बचपन से ही है कि पार्टनर तो चाहिए, तो पार्टनर चाहिए, फिजिकल नीड आपकी सेटिस्फाई करनी है, आपकी इमोशनल नीड भी सेटिस्फाई करनी है, और आपकी फाइनेंशियल नीड भी सेटिस्फाई करनी है। तो उसके लिए आपको एक पार्टनर चाहिए। तो शादी क्यों नहीं कर जाए? आप अगर शादी करेंगे
तो फिर उस एक पार्टनर के साथ आप पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। एक्चुअली मैरिज एक इतना अच्छा फाउंडेशन है, आप देखेंगे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की अगर बात करूं तो दो ऐसे इंसान, बहुत डिफरेंसेस है दोनों में, बट वो लोग रह रहे हैं 55 ईयर्स एक दूसरे के साथ रहे, आज की तारीख में भी झगड़ा कर रहे हैं, बट एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। और एक एज के बाद आपको कोई आपके साथ नहीं रहता सिवाय आपके पार्टनर के। ये आज की जनरेशन को नहीं पता है, जो हमें पता है। तो मैरिज का फाउंडेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक ऐसा रिश्ता जो कुछ सालों तक आपके पास, मतलब एक ऐसा पार्टनर, कुछ सालों तक तो आप एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, आप मिले भी नहीं होते, अचानक से आप मिलते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगी। ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और हम बोलते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, तो सच में होता है, ये कार्मिक है आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ, उसका रिश्ता जुड़ा है और वो जुड़े ही रहना है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक यूज़ करेंगे, इंटेलेक्चुअल यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हम रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने कार्मिक अकाउंट को बहुत ही ख़राब कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चों को नहीं पता है। ये मेरा सच्चा दोस्त है, कैसे पहचानूं मैम? देखिए, सच्चे दोस्त को कुछ कहने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका सच्चा दोस्त है ना, वो हर हाल में आपके साथ दोस्ती निभाता है। आपके बुरे टाइम में वही सबसे पहले आपके साथ आके खड़ा रहेगा, जिससे आपको बुलाना पड़े, आपको बताना पड़े कि आपको तकलीफ़ है, और फिर भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर तो वो सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता ना आपका। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर रिलेशंस निभाते हैं आपके साथ, और फिर बोलते हैं अरे फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप में तो सब चलता है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा ना, मजाक बनाते हैं दूसरों के सामने आपका, आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं और बाद में फिर फ्रेंडशिप का नाम दे देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। एक फ्रेंड जो आपके सामने आपको आपकी गंदी से गंदी बात बता सके, लेकिन जब आपके एब्सेंट में वही इंसान आपकी अच्छी से अच्छी बात भी बता सके, वो एक सच्चा दोस्त हो। तारीफ कर पाए। यस। मेरे लिए वो मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, बट उसके लिए मैं क्या हूँ ये कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ? आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिश्ते में चीज़ें देखिए दो साइड, अभी जैसे वन साइडेड लव होता है, फ्रेंडशिप नहीं होती कभी भी। तो फ्रेंडशिप में हमेशा 2 वे होता है रिश्ता। जैसे आपको उसकी जितनी ज़रूरत है, उसको भी उतनी ही आपकी अगर ज़रूरत नहीं है ना, तो थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बर्डन हो जाएगा और ये आपको पता भी चलेगा। तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें जैसे मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ ठीक हो नहीं रही है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से आप निकल जाओगे फिर। और मैम क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दोस्ती टूट जाती है? बहुत छोटे छोटे कभी रीजंस होते हैं। अरे तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे ये बोला नहीं, तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने मेरे साथ बात नहीं की। कभी कभी बहुत छोटे छोटे रीजंस की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े रीजंस भी होते हैं और रिश्ते निभ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि वही आता है, विलिंगनेस ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि हर इंसान की इमोशनल लीड 5-7 साल के बाद चेंज होती है, तो वो दोस्ती में भी होती है। अब देखेंगे कुछ दोस्त आपके पहले जिनके साथ आप बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, उठ रहे हो, मतलब पूरा पूरा दिन निकलता है, और कुछ साल ऐसे हो जाते हैं कि आपकी बात ही नहीं हो पाती, राइट, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। आप आगे निकल गए ना, आपकी जर्नी चेंज हो गई, और आपकी अभी जो जर्नी है उसमें आपके साथ कुछ और दोस्त मिल गए, वो अभी आपके साथ है, इसलिए ये चीज़ें होती है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ किस्सा, इसके सामने ही वो किस्सा हुआ है। कॉलेज के टाइम पे मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब मैं उसे कंसिडर किया करता था बेस्ट फ्रेंड। उसकी शादी हो गई, वो हमारे से 2 साल बड़ी थी, तो उसकी शादी हो गई और वो कॉलेज छोड़ के जा रही थी। फूट फूट के रोया मैम, मैं फूट फूट के रोया कि मेरी ज़िंदगी कभी ख़त्म हो गई, ये मेरी दोस्त हमें छोड़ के जा रही है, अब लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड वी वर इन रिलेशनशिप एट दैट टाइम, तो उसको पता था, पर तभी मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। इतना डिप्रेशन मेरा, हम 3-4 दोस्त हैं, मिल के रो रहे, गले में हाथ डाल के रो रहे कि भाई अभी क्या होगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब ये लड़की जा रही है। उसके 15 साल बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा उसके साथ में, बिकॉज उसका हस्बैंड कंजर्वेटिव था, फिर उसको वो नहीं चाहिए था कि दोस्त है बात हो, तो हमारी बात नहीं है। 15 साल के बाद में नासिक में मैं एक रोड पे चल रहा हूँ, ये भी मेरे साथ में है, सामने से वो क्रॉस होती है, मैं गाड़ी रिवर्स लेके आता हूँ ये कहने के लिए अरे ये तो वही दोस्त है मेरी। और मैं उसको देखने के बाद में इतना खुश हुआ कि अरे ये दोस्त, अरे तू मिल गई 15 साल के बाद में, कैसा है अमर, ठीक हूँ, अच्छा ओके, मिलते हैं कभी डिनर के लिए। 2 सेकंड की ये कॉन्वर्सेशन हुई, नंबर भी तो लिया था तूने। 2 सेकंड की कॉन्वर्सेशन हुई, हम निकल के आ गए, मैंने फ़ोन नंबर लिया, मैं बहुत खुश हो गया, मेरी दोस्त मिल गई। उसके बाद में एक बार मैं उसको मिला, हम ही थे,
मिला। वो मिलने के बाद में मैंने इतना माइंड में सजा के रखा था ना कि हमने क्या किया था, कॉलेज लाइफ कैसी गई, ये पुरानी डिस्कस बातें करेंगे, वो निकलेंगी। डिस्कस करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मैम मिलने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं वो मीट करके बाहर निकला, मुझे लगा कि नहीं, लाइफ हैज चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड। जो दोस्त पहले 10 साल पहले थे, ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं कि वो दोस्तों की माइंडसेट आज भी तुम्हारे लिए वैसी की वैसी है। मैं चेंज हुआ, वो चेंज हो गई। बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। और देखिए ये चीज़ शायद हो सकता है इसलिए है क्योंकि उसकी मैरिज लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं रही जितनी शायद आपके साथ आप लोगों के रिलेशन में रही है। और वो शायद बात नहीं करना चाहती है। हो सकता है कि आपको देख के काफ़ी खुश है और बता नहीं पा रही है क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि वो बता रही है और चीज़ें शायद पहले जैसी नहीं रही, तो अभी क्या बात करें ना। हो सकता है तुम्हारी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी अगर उसने अपने कुछ दुख बताया या कुछ। यूजुअली ऐसे होता है। और कभी कभी सच में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, हम शायद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने जरूरत के हिसाब से दोस्ती करते हैं। हाँ। तो ऐसे पाखंडी लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए आजकल तो ऐसा हो गया है कि रिलेटिव्स भी वैसे हो गए हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर भी लोग ऐसे हो गए हैं। तो इन सब लोगों से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। बस आपको बाउंड्री सेट करनी है। फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाउंड्री सेट करके रखिए ताकि वो चीज़ें जो 1-2 बार, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं करोगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ख़राब हो सकती है। क्योंकि वो चीज़ें आपको गिल्ट ट्रैप में डाल देती है। अरे ये मुझे यूज़ करके गया, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन निभाया था, ये किया वो किया, वो हो जाता है बहुत। एग्जैक्टली। बट देखिए हर रिश्ते में मैंने बताया ना कि पहले तो आपको खुद को देखना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरों के बारे में दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि यार वो हमारे लिए करे, तो ये कभी नहीं होने वाला होगा है। वो। मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि हर इंसान चाहता है कि उसे एक अच्छा इंसान मिले, लेकिन क्या हम खुद अच्छे हैं? पहले हमें खुद को अच्छा बनना चाहिए। हो सकता है किसी और को हमें मिलकर उसकी वो नीड पूरी हो जाए। तो हर इंसान को ये सोचना ज़रूरी है कि भाई पहले हम अच्छे बने, हम खुद का अपना मिरर बने। यस। और आप वैसे ही होते, देखिए आप जैसे हो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे। हमारे जो फियर्स होते हैं रिश्तों को लेके, आप देखिए वैसे टाइप के ही लोग आपके आसपास घूमते रहेंगे। आप सोचोगे अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। बट हमें कुछ लेसन्स सीखने होते हैं, यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है, इसीलिए वो सेम टाइप के लोग हमारे लाइफ में भेजता है ताकि आप सीखो। और आप जब तक नहीं सीखोगे वैसे टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। इसी नोट के ऊपर मैम आज का एपिसोड एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ में बात करके। Thank you so और आपसे सीखने मिला बहुत ज़्यादा। हमारे रिलेशनशिप को अभी हो गए ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। हमारी शादी को हो गए अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स। बट तभी भी आज हम दोनों जब प्री रिहर्सल कर रहे थे, आइडियली हमें प्री रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला इस बार, बट तभी भी जब हम प्री रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने उसको यही कहा कि यार आज का टॉपिक रिलेशनशिप का ही है। उसने मुझे ये कहा कि अमर आज का टॉपिक भले ही रिलेशनशिप का हो, लेकिन हमें आज इस टॉपिक से बहुत सीखने के लिए मिलेगा। शायद कुछ बातें होगी जो हमें कुछ नहीं हमने नज़रअंदाज कर दी होगी लाइफ के डेली रूटीन में, और वो हमें सीखने के लिए मिल जाए जिससे और हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो जाए। कुछ चीज़ें होती है हमें लगता है हम परफेक्ट है, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई ना कोई चीज़ मिस हो ही जाती है। तो मैंने उसको वही कहा कि शायद हम लोग भी आज कुछ नया सीखे। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे जो व्यूअर्स ये एपिसोड यहाँ तक आपने देखा है, आपको भी आपके लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आए होंगे। अगर आप एक ट्रॉमेटिक फेज से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ममता जी से कांटेक्ट कीजिए, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे उनको कमेंट कीजिए, उनको डीएम कीजिए और अपने रिलेशनशिप को सुधारिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।